चलेगा, क्राइसिस की शुरुआत करते हैं आज थॉट ऑफ द डे से। और आज की थॉट ऑफ द है कि संघर्ष के बगैर कोई महान नहीं होता, क्योंकि माचिस की तीली को भी रोशनी करने के लिए खुद को क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। ऐसा क्लियर और नोट हमारी बात में? तो जीवन में जब तक संघर्ष नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा। अपने आग को इस समय में मेहनत की आग में झोंक दो, जब निखरोगे तो सोने की तरह चमकते हुए निखरोगे और दुनिया आपको ढूंढते हुए आएगी। और ध्यान रखना, संघर्ष का कोई साथी नहीं होता, केवल परिणामों का साथी हमेशा कोई रहेगा। तो ये संघर्ष का समय है, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी कहानी सुना सको कि हमने किस तरह संघर्ष किया। तो इस समय को बेहतरीन ढंग से आप एंजॉय कीजिएगा और बेहतरीन ढंग से इस समय पढ़ाई कीजिएगा। ईश्वर आपके सपने जरूर 11 सितंबर को पूरा करेगा बेटा। चलिएगा, श्री राधे सभी को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑर्बक्स प्लक्सस आर फाउंड इन विच लेयर? बताइए बच्चों, ऑर्बक्स प्लक्सस किस लेयर में पाए जाते हैं? कौन सी लेयर में? सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल, सब म्यूकोसा या म्यूकोसा? बताइए बच्चों, क्या होते हैं ऑर्बक्स प्लक्सस? यहां पे देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका ऑर्बक्स प्लक्सस क्या होते हैं, इसको आप नोटिफाई कीजिएगा। देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी जो जीआईटी है उसमें कितनी लेयर होती है? 4 लेयर। बाहर की लेयर कौन सी है? फाइब्रस। क्लियर? स्टोमक में 4 होती है, बाकी जगह आपका देखिए फाइब्रस लेयर, क्लियर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फिर कौन सी होती है? मसल। कौन सी लेयर? और मसल में कौन कौन सी होती है बेटा? बाहर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर और अंदर की तरफ सर्कुलर फाइबर। जीआईटी में केवल एक और क्या होता है? ओब्लिक फाइबर होता है। और अंदर कौन होता है? सब म्यूकोसा। और अंदर ही अंदर क्या होती है? म्यूकोसा लेयर। तो आपकी जो ये मसल्स लेयर है, कौन सी लेयर? मसल, जिसके अंदर कौन कौन से फाइबर है? अरे कौन से फाइबर है? लॉन्गिट्यूडिनल और कौन से हैं? कौन से? सर्कुलर मसल फाइबर है। इन दोनों फाइबर्स के अंदर बेटा कौन से प्लक्सस पाए जाते हैं? ऑर्बेक्स। जो आपकी मेजेंट्रिक सप्लाई है उसके कौन से प्लक्सस पाए जाते हैं? ऑर्बेक्स प्लक्सस पाए जाते हैं। क्लियर है? और म्यूकोसा के अंदर कौन से? आपका सब म्यूकोसा के अंदर बेटा मिजनरी प्लक्सस पाए जाते हैं, जो कि माइंट्रिक या इंटेस्टाइनल प्लक्सस के पार्ट होते हैं। याद रहेगा? तो कौन सी लेयर? आपकी मसल्स लेयर में कौन से होते हैं बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मसल्स लेयर के अंदर 2 लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड बेटा बिल्कुल सर्कुलर। और इसके अंदर कौन से मसल फाइबर पाए जाते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे कौन से? आपके नर्व सप्लाई पाई जाती है तो ऑर्बेक्स प्लक्सस। और आपका सब म्यूकोसा में कौन से? मिजनर या इन्हीं को माइंट्रिक प्लक्सस बोलते हैं। कौन से प्लक्सस? माइंट्रिक प्लक्सस। याद रहेगा? और इन्हीं प्लक्सस के डैमेज होने की वजह से रेक्टोसिग्मोइड कोलन में कौन सी डिजीज होती है? हर्ट्सफिंग डिजीज या मेगा कोलन। को डाउट है बच्चों? जिनमें अपन आपका बायोप्सी के द्वारा क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपका, किसके बारे में? इन प्लक्सस के बारे में बेटा। क्लियर? ऑर्बेक्स प्लक्सस, इन्हीं को माइंट्रिक प्लक्सस बोलते हैं अपन यहाँ पे, ऑर्बेक्स प्लक्सस को बेटा। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑर्बेक्स प्लक्सस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है और ये आपकी मसल्स वाले पार्ट में पाए जाते हैं, माइंट्रिक भी बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों? और ये माइंट्रिक का हिस्सा बेटा था मिजनरी और ऑर्बेक्स, पर प्रायोरिटी किसको देना? ऑर्बेक्स को। एक दूसरा नाम क्या देते हैं? माइंट्रिक देते हैं। इसको भी बोलते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसकी तरफ रखना आपको? ऑर्बेक्स प्लक्सस की तरफ। और दूसरे कौन से प्लक्सस? मिजनियर प्लक्सस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। थोड़ा यहाँ पे स्लाइड में मिस्टेक है तो मैं आपको पीपीटी फॉर्मेट में खोल देता हूं एक बार बेटा। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है बेटा? ऑर्बेक्स प्लक्सस कहां पाए जाते हैं? तो सर्कुलर मसल फाइबर में पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे बेटा। चलिएगा, बच्चों। The layer of GIT tract is composed of areolar connective tissue containing blood and lymph vessels। बताइए कौन सी लेयर में आपके lymph vessels और एरोटिक आपके कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्राई, माल्ट या मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो म्यूकोसा जो आपकी सबसे इनरमोस्ट लेयर है, कौन सी लेयर है? इनरमोस्ट लेयर है बेटा। और आपकी जीआईटी की म्यूकोसा अलग अलग पार्ट में अलग अलग से बनी हुई है। जैसे ईसोफेगस की जो म्यूकोसा है वो किससे बनी हुई है? सिंपल स्क्वेमाउस एपिथेलियल टिश्यू से। स्टोमक के अंदर कौन से है? सीलेटेड कोलमिनार एपिथेलियल टिश्यू है। इंटेस्टाइन में भी कोलमिनार एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये तो हो गई म्यूकोसा। लेमिना प्रोप्रिया इज द पार्ट ऑफ म्यूकोसा। माल्ट क्या होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू।
क्लियर है। और इनमें कैंसर होने का खतरा रहता है माल्ट के अंदर बेटा। और अंदर ही अंदर आपकी एक और है मस्कुलस लेयर। तो बताओ किसके अंदर आपकी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट आपका वेरी एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, किसके अंदर? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस यस बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर गोज टू बी, लेमिना प्रोपेरिया वाली लेयर में। कौन सी लेयर में? लेमिना प्रोपेरिया में। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिट ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पाई जाती है लेमिना प्रोपेरिया में। क्लियर है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर लेमिना प्रोपेरिया, आपका मस्कुलस म्यूकोसा और वेरी इंपॉर्टेंट 3 पार्ट होते हैं टोटल। तो लेमिना प्रोपेरिया में क्या होता है? लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं आपके, थोड़ा ये ध्यान रखना बेटा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी लेमिना प्रोपेरिया। तो लेमिना प्रोपेरिया इज म्यूकोसा, ए थिन लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं एंड बीनीथ द एपिथेलियम एंड टुगेदर विद द एपिथेलियम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ म्यूकोसा। और ये इसके साथ मिलकर क्या बनाती है? म्यूकोसा बनाती है बेटा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा यहां पे अगर शुरुआत करें, बार बार आपकी कौन सी लेयर है? फाइब्रस लेयर है, फिर कौन सी है? मसल्स लेयर, फिर कौन है? सब म्यूकोसा, और अंदर कौन है? म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर लेमिना प्रोपेरिया और एपिथेलियल लाइनिंग आपकी पाई जाती है बेटा, एपिथेलियल म्यूकोसा पाई जाती है। क्लियर है आरी बात में। नेक्स्ट, the ascites client came to the hospital, physician removed the fluid from the peritoneal cavity। ascites कहां पे कलेक्ट होता है? peritoneal cavity में। कितने ज्यादा फ्लूइड एक्युमुलेट होना? 50 ml से, क्योंकि peritoneal cavity में एवरेज फ्लूइड कितना होता है? 10 से 20 ml, 10 से 20 ml ही होता है, लेकिन 50 ml तक नॉर्मल है। 50 ml से ज्यादा क्या कहलाता है? ascites। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, तो उसको peritoneal cavity में क्या हो गया? ascites हो गया। तो फिजिशियन ने उसको रिमूव करने के लिए क्लिक में आया बेटा। हाउ द नर्स असिस्ट दैट द process is successfully and what primary nursing action before the paracentesis? बताइए। अब पेशेंट को एसाइड्स है, तो एसाइड्स में अपन क्या करेंगे? पैरासेंटेसिस करेंगे बेटा। क्या करेंगे अपन? पैरासेंटेसिस। और पैरासेंटेसिस जो करेंगे अपन वेरी वेरी अपन यूएसजी गाइडेड अपन, या कोई जरूरत नहीं यूएसजी गाइडेड भी, अपन डायरेक्ट भी पैरासेंटेसिस कर सकते हैं। बिफोर पैरासेंटेसिस पेशेंट का क्या चेक करना? पीटीआईएनआर, कोई ब्लीडिंग के रिस्क तो नहीं है। दूसरा उसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसका ब्लेडर क्या होना चाहिए? एम्प्टी। यूरिनरी ब्लेडर क्या होना चाहिए उसका? एम्प्टी। क्यों भाई? क्योंकि अगर एसाइड सोर का और ब्लेडर है तो आपको ब्लेडर रप्चर का या ब्लेडर पंक्चर का खतरा है। ब्लेडर रप्चर का या ब्लेडर पंक्चर का खतरा है आपका, तो आपको एसाइड्स में आपको टेपिंग करने से पहले आपको क्या करना है? क्या करना है? ब्लेडर को एम्प्टी, यानी या तो कैथेटर लगा के या सेल्फ वॉइडिंग करे पेशेंट। क्लियर है। पोजीशन कौन सी दोगे ड्यूरिंग एसाइड टेपिंग? है कौन सी? फाउलर या ऑर्थोपनिक? जैसे सीधा बैठता है ना, अपराइट पोजीशन। बेस्ट पोजीशन कौन सी है? अपराइट। अपराइट का मतलब सीधा बैठता है ना आदमी, वैसे। क्लियर है बच्चों। अरे पास में एसाइड्स में जो अपन फ्लूइड निकालते हैं एक बार में, वो कितना निकाल सकते हैं? मैक्सिमम 1500 ml। कितना ml? 1500 ml। इस बात को ध्यान रखना। एसाइड स्टेपिंग में मैक्सिमम फ्लूइड 1.5 बोतल, आपकी जो पानी की बोतल आती है 1.5 बोतल निकालते हैं प्रैक्टिकली भी। क्या करेंगे? एरिया को सर्जिकली स्ट्राइल करेंगे और आप नॉर्मली या तो आपका 18 गोज 22 गोज का केल्ला, स्पेशली 18 गोज 20 गोज का केल्ला डायरेक्ट टिका इंसर्ट करेंगे, एब्डोमेन आपकी वाल के थ्रू आ जाएंगे पेरिटोनियल कैविटी में, क्योंकि एसाइड्स काफी बड़ा एरिया में होता है। अरे और जरूरत पड़े तो यूएसजी गाइडेड कर लो, आपको सही देखना है तो 1500 ml फ्लूइड निकालेंगे। क्लियर बच्चों। 1500 ml से ज्यादा नहीं निकालना। वाई? बिकॉज आपका बेटा आपका सडन एब्डोमेन प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। अरे सडन एब्डोमेन प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एब्डोमेन प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा भाई? अरे क्या होगा? सडन जैसे एब्डोमेन प्रेशर क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। तो सडन एब्डोमेन प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेसोडाइलेशन होगा। अरे क्या होगा? और वेसोडाइलेशन की वजह से मरीज को क्या होगा? हाइपोटेंशन, यानी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स के रिस्क है। इसलिए मरीज को कभी भी आपको 1500 ml से, क्यों? क्योंकि एब्डोमेन एसाइड से तो एब्डोमेन प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो किस पे प्रेशर लग रहा है? इंफीरियर वेना कावा पे। इंफीरियर वेना कावा में प्रेशर है तो वेनस रिटर्न बराबर हो रहा है। लेकिन जैसे तुम फ्लूइड निकालोगे 1500 ml से ज्यादा, तो सडन वेसो कंस्ट्रक्शन की जगह क्या होगा? वेसोडाइलेशन। तो आपका हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा? कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स के रिस्क है कि नहीं? तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान है रखना बेटा, वेस्कुलर कोलैप्स के रिस्क है। इसलिए आपको बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी क्लियर है। तो पेशेंट को आप प्रोसीजर इफेक्टिव है कि नहीं है, तो ध्यान रखना। पेशेंट को आपको बेटा प्रोसीजर करने से पहले और बाद में वेट करें और वॉइडिंग करवाएं पेशेंट को बिफोर प्रोसीजर, ताकि क्या नहीं हो? कौन रप्चर नहीं हो? कोई डाउट है? ब्लड रप्चर नहीं हो आपका, यूरिनरी ब्लड रप्चर के रिस्क को कम करने के लिए। चले बच्चों, ये रहा एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस की प्रोसेस बेटा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माउथ? माउथ का मेन काम क्या है? इंजेक्शन, सीक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन या एब्जॉर्प्शन? तो जो मेन जो कारण है, डपाडप जो खाते हो कहां से शुरुआत होती है? इंजेक्शन से। क्लियर है? मशीनरी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। चले आगे, नेक्स्ट, द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टीथ इज कॉल्ड? टीथ की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता? देखिएगा, स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ, वेरी इंपोर्टेंट, माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन। कितनी अच्छी राइटिंग आ रही है। इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस। और स्टोमेटाइटिस का जो लीडिंग कारण रहता है वो स्ट्रेस रहता है बेटा, या कॉन्स्टिपेशन। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और कॉन्स्टिपेशन से विटामिन बी ग्रुप की कमी होगी, इसीलिए अपन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं और पानी पीने के लिए कहते हैं अपन। क्लियर है? हाई स्पाइसी डाइट वगैरह। यूलियाइटिस, यूलियाइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लामेशन ऑफ, वेरी इंपोर्टेंट, टीथ की मेम्ब्रेन या आपका बेटा गम्स मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन। हेलोटोसिस का मतलब बैड ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ। क्लियर है? और ये देखने को मिलता है किसमें? लिवर सिरोसिस वाले मरीजों में। क्लियर बच्चों? और चिलोसिस का मतलब क्या? ड्राई क्या? लिप्स या लिप्स क्रैकिंग। लिप्स का क्रैकिंग होना क्या कहलाता है? चिलोसिस कहलाता है। लिखा हुआ समझ में आ रहा है बेटा? यस, साफ दिख रहा है ना? यस, बहुत बढ़िया। चले आगे, तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी इज द राइट आंसर। यूलियाइटिस इज नोन एज इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टीथ। क्लियर बच्चों? चले आगे, ऐसे दिखेंगे दांत, देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका। इस तरह से ये देखे यूलियाइटिस, ये पीला पीला जो जम गया ना आपके दांतों पे, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, यूलियाइटिस बोलते हैं इसको। क्लियर है? लार्जेस्ट टेस्ट बड्स आर, सबसे बड़ी टेस्ट बड्स कौन सी होती है? आपने देखा होगा टंग जो है बेटा आपकी, इस टंग पे यहां पे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। ये कौन सा? स्वीट। क्लियर है? आरिवास में। और ये वाला सोर, ये वाला साल्ट, नमकीन। और जो पोस्टीरियर 1/3 है वो कौन सा टेस्ट? बिटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बिटर टेस्ट आपका फील कराती है। पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई किसके द्वारा? 9th क्रेनियल नर्व, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रोसोफेरिंजियल। उसके द्वारा टेस्ट के मैसेज ले जाते हैं। और टेस्ट एरिया कहां पे? टेस्ट एरिया कहां पे आपका? कौन सी लोब में? पैराइटल लोब में, वहां पे पढ़े जाते हैं, याद रहेगा। और एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से कौन सी? सेंसरी ब्रांच किसकी? फेशियल की। फेशियल की सेंसरी ब्रांच एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से क्या ले जाती है? टेस्ट के सेंसेशन। टिप पे कौन सा? स्वीट। आरिवास में सोर और साल्ट, खट्टा और नमकीन कहां पे? लेटरल टंग पे। और पीछे की तरफ कौन सा? बिटर टेस्ट। ककड़ी खाते हो आप, कड़वी निकलती तो बहुत देर चबाने के बाद कड़वी लगती, फिर थूकते हो आप, जबकि मीठा तुरंत जीभ पे रखते पता जाता है। क्लियर बच्चों? इस पे क्या होते हैं बेटा? पेपलाई पाए जाते हैं। ये जो पेपलाई होते हैं वो टेस्ट रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और सबसे बड़े कौन से होते हैं? वेलेट। अरे कौन से होते हैं बेटा? वेलेट। एज क्लियर और नॉट? राइट आंसर गोस टू क्लियर। और ये तीन तरह के होते हैं, वेलेंट, फंजीफॉर्म और फ्यूजीफॉर्म। को डाउट है? वेलेट पेपलाई ऐसे वी शेप में होता है, यू। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलेगा। पेन चेंज करते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर? बताइए। गैस्ट्रिक कैंसर है, इसको गैस्ट्रिक कैंसर को क्या बोलते हैं अपन? गैस्ट्रोमा। गैस्ट्रिक मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक कैंसर कौन सा होता है? गैस्ट्रोमा। और गैस्ट्रोमा सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है? फंडस को। सबसे ज्यादा गैस्ट्रोमा कहां होता है? फंडस में। और गैस्ट्रिक कैंसर का जो मेन रिस्क फैक्टर होता है वो कौन होता है? एच पाइलोरी, या किसी को क्या हो? क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, किसी को क्या हुआ है? पेप्टिक अल्सर, हाई क्या दिया हो? स्पाइसी डाइट, हाई एल्कोहल कंजप्शन। क्लियर? एस्पिरिन जैसी ड्रग खाना, एसिड, ये रिस्क फैक्टर है। पर कौन सा बैक्टीरिया? एच पाइलोरी इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। रेयर होता है बेटा, और इसका अर्ली सिम्टम होता है इंडाइजेशन। अर्ली सिम्टम क्या होता है? इंडाइजेशन। और गैस्ट्रिक कैंसर सबसे गंदा कैंसर है, इतना तेजी से होता है कि आदमी को, वो मूवी नहीं देखी आपने, मुन्ना भाई एमबीबीएस? कितना समय गैस्ट्रिक कैंसर है उसको, गैस्ट्रोसार्कोमा होता है उसको, अरे बस कितना समय के? 15 दिन का समय। सडन डाइजेस्ट आपका होता है, इंडाइजेशन की फीलिंग आपको। व्हाट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर? तो इंडाइजेशन। और ट्यूमर मार्कर क्या होता है गैस्ट्रिक कैंसर का? अल्फा फीटोप्रोटीन या CEA, दोनों हो सकते हैं।
अल्फा फीटोप्रोटीन या कार्सिनोजन एम्ब्रियोनिक एंटीजन दोनों हो सकते हैं। कोई डाउट है? चलें आगे। मोस्टली अल्फा फीटोप्रोटीन की तरफ झुकाव रहता है अपना, तो राइट आंसर जाएगा क्या? राइट आंसर क्या जाएगा आपका? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या? इन डाइजेशन। ये रहा बेटा, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, पेन इन एब्डोमेन, ब्लीडिंग, एब्डोमेन पेन, ऐसे सिम्टम आएंगे। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस बताइए। देखिएगा बेटा, ईसोफेगस की बात करते हैं अपन, किसके बारे में बात करते हैं? ईसोफेगस के बारे में। लगभग 25 सेंटीमीटर तो लंबी और 2 सेंटीमीटर विड्थ वाली स्ट्रक्चर है कौन? ईसोफेगस। जो कहां से चलती है? लेरिंजोफेरिंग से चलती है और कहां तक आती है? कार्डियक स्फिंक्टर तक। इस तरह से लेरिंजोफेरिंग और स्टोमक के कार्डियक स्फिंक्टर तक। इसमें 2 स्फिंक्टर है। ये वाला स्फिंक्टर कौन सा होता है? कार्डियक स्फिंक्टर। और ये वाला है, उसको बोलते हैं क्रिको इसोफेजल स्फिंक्टर। ये क्या करता है? ये वाला स्फिंक्टर ये खाने को अंदर नहीं आने देता और ये गैस्ट्रिक कंटेंट को रिगर्गिटेशन से प्रिवेंट खाता है। इसका प्रमोशन क्या है? रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। कौन? अरे कौन सा स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर। पेन सही है बेटा? क्लियर है? कार्डियक स्फिंक्टर बेटा क्लियर। अब देखिएगा, इस जो आपका ईसोफेगस है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ईसोफेगस के अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? देखना मेरी बात। और ईसोफेगस का ऊपर वाला जो 1/3 पार्ट है वो तो है वॉल्यूंट्री, और नीचे का 2/3 पार्ट कैसा है? इनवॉल्यूंट्री, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। और इसमें टिश्यू कौन से होते हैं? सिंपल स्क्वामाउस एपिथेलियल टिश्यू। सिंगल का मतलब सिंपल लेयर, एपी का मतलब ऊपर, थीलियम का मतलब मेम्ब्रेन, और स्क्वामाउस यानी मछली के सल के आकार की सिंगल लेयर होती है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक रिगर्गिटेशन होता है, इन केस ऑफ लाइक GERD, या आपका बेटा कौन सा हार्मोन कम हो जाए? टेस्टोस्टेरोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन दोनों की कमी की वजह से बेटा, आरी बात में बेटा, आपकी जो सिंपल स्क्वामाउस सेल है ये कौन सी सेल में बदल जाए? कोल्यूमिनार एपिथेलियल में बदल जाए, कोलम शेप में। अरे किस में बदल जाए? जो पहले सेल कैसी थी? सिंपल स्क्वामाउस, अब ये कैसी हो जाएगी? ऐसे कोल्यूमिनार शेप में सेल हो जाएगी। ये घटनाक्रम क्या कहलाता है? बैरेट्स ईसोफेगस। अरे क्या कहलाता है? बैरेट्स ईसोफेगस। और बैरेट्स ईसोफेगस में GERD, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन, हाई स्पाइसी डाइट, क्लियर बच्चों? ईसोफेजियल वेरिसेस, बहुत सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, क्लियर है? तो बैरेट्स ईसोफेगस कहलाता है। और दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्री कैंसरियस कंडीशन। किसकी? प्री कैंसरियस कंडीशन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका? ईसोफेगस का। और ईसोफेगस के कैंसर में कौन से हार्मोन की कमी देखी गई है? कौन सा की? टेस्टोस्टेरोन की। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, यहां से क्वेश्चन आएगा ईसोफेगस से, कंफर्म बेटा क्लियर। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर आएगा एक आपका, कौन सा? ईसोफेजियल वेरिसेस, जिसमें अपन संगस्टन ब्लैक मोरी ट्यूब यूज करते हैं, पोर्टर हाइपरटेंशन में पढ़ेंगे अपन। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे क्या होगा? आरीबास में लोअर ईसोफेगस लाइंड बाय कोल्युमिनार एपिथेलियल टिश्यू। राइट आंसर क्या जाएगा? लोअर ईसोफेगस कौन सी सेल से बनी होती है? नॉर्मल सिंपल स्क्वामाउस से। लेकिन आपका GERD होगा तो HCl रिग्रेगेट करेगा, हाईली एसिडिक है। इन सेल के अंदर क्या होगा? एनाप्लेशिया। और ये कैसी कंडीशन है? कार्सिनोमा इन सिटू, यानी प्री कैंसरियस कंडीशन है। आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? ईसोफेगल कैंसर में। कोई डाउट है? तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ए। बहुत बढ़िया जवाब आपके। ये रहा आपका बेटा ईसोफेजियल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, हाइड्रोक्लोराइड एसिड डज व्हाट? HCl क्या करता है बताइए बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलें आगे। हाइड्रोक्लोराइड एसिड डज व्हाट? HCl क्या करता है? स्टॉप एमाइलेज फ्रॉम वर्किंग, क्रिएट द ऑप्टिमम एनवायरनमेंट फॉर पेप्सिनोजन एंड प्रोटीएज, ब्रेक डाउन फैट, या ऑल ऑफ अबव? बताइए बच्चों। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सारे काम करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसके बारे में जानते हैं कि HCl आता कहां से। हमारे पास में HCl के फंक्शन क्या है, क्या काम है, सारा का सारा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसको जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? स्टोमक। अरे किसके बारे में? गैस्ट्रिक के बारे में जानना पड़ेगा। गैस्ट्रो, स्टोमक को क्या बोलते हैं अपन? गैस्ट्रो। हमारी बात में क्लियर है? या इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिजर्वोयर ऑफ फूड। फूड का क्या है? टेम्पररी रिजर्व है, कम से कम 3 से 4 घंटे तक टेम्पररी रिजर्व रहता है। कौन? फूड। अब इसको समझने, और यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, अभी सुन लेना मेरी बात, नोट सेट का पेपर उठा के देख लो। आपका जो स्टोमक के जो हार्मोन रिलीज होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा कहां से रिलीज होता है। क्लियर? स्टोमक की अगर बात करें बेटा, तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है,
और ये कैसा होता है, एम्प्टी कैसा होता है, जे शेप, और फुल होने के बाद पायरिफॉर्मी शेप में हो जाता है, थैला बन जाएगा ना नाशपाती के आकार का, और पहले कैसे होता है, जे शेप, इस तरह से होता है बेटा। 25 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है, जो कहां से कहां, कार्डियक स्फिंक्टर से लेकर कहां तक है, कौन से स्फिंक्टर तक, पाइलोरिक स्फिंक्टर तक ये पाया जाता है बेटा, 25 सेंटीमीटर। और मेस्टली ये कौन से में होता है, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट अम्लाइकल वाले एरिया में, लेफ्ट साइड में थोड़ा होता है आपका, आरीबास में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा होता है, जैसे पायरिफॉर्मी शेप है बेटा। इसकी जो कैपेसिटी होती है ना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडल्ट में ये होती है 1 से 1.5 लीटर, और फ्री का मिल जाए तो 2 से 4 लीटर तक भी जा सकती है, डपाडप ठूसने को मिल जाए आरीबास में। आपका चिल्ड्रन में कितना होता है, चिल्ड्रन में कैपेसिटी कितनी, लगभग 400 ml के आसपास, कितने ml के आसपास, इन्फेंट में 90 ml के आसपास, और न्यूबॉर्न में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, 10 ml के आसपास इसकी कैपेसिटी होती है। ओ सॉरी, एक दिन का न्यूबॉर्न है तो 10 ml, और 2-3 दिन बाद कितनी कैपेसिटी हो जाती है, 30 ml, 30 ml। इसलिए न्यूबॉर्न को अपन को क्या करनी पड़ती है, बार बार फ्रीक्वेंट फीडिंग करानी पड़ती है। थोड़ा ज्यादा दूध पीते उल्टी कर देता, बफिंग करता वो आरीबास में, क्लियर बच्चों। तो ये इन्फेंट का और न्यूबॉर्न का और अडल्ट का ध्यान रखना बेटा, स्टोमक, गैस्ट्रो, रिजर्वर फूड, क्लियर है। इसके 4 पार्ट होते हैं, पहला कौन सा रीजन, कार्डियक रीजन, फिर कौन है, फंडस, फिर सबसे बड़ा पार्ट कौन है, बॉडी, और फिर कौन सा है, पाइलोरस। पाइलोरस में 2 पार्ट है, ये वाला चौड़ा वाला हिस्सा पाइलोरस एंट्रम, और ये क्या कहलाएगी, पाइलोरिक कैनाल। 2 स्फिंक्टर, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर और एक कौन सा, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस को इसोफेगस की तरफ रिफ्लेक्स होने से या रिगर्गिटेशन को प्रिवेंट करता है। अरे बार बच्चों, अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो इससे रिलेटेड बीमारी कौन सी है, GERD, या बेरेस्ट इसोफेगस भी कर सकता है। और ये जो मेन इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन होता है, वो एस्ट्रोजन का बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान GERD रहती है, एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार रहता है। दूसरा, पाइलोरिक स्फिंक्टर में अगर बेटा और कौन सी मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर की हाइपरट्रोफी हो जाए तो इससे रिलेटेड बीमारी होती है कौन सी, पाइलोरिक, कौन सी, पाइलोरिक स्टेनोसिस। कौन सा, क्लियर। और ध्यान रखना, स्टोमक में टोटल कितनी लेयर होती है, 4, बारी बार फाइब्रस, फिर मसल, मसल्स के अंदर फिर 3 हो रही है, बार, लॉन्गिट्यूडिनल, फिर सर्कुलर, और फिर क्या होती है, ऑब्लिक, फिर सब म्यूकोसा, और फिर क्या, म्यूकोसा और बार फाइबर है। टोटल 4 लेयर होती है। तो मसल्स लेयर एक एक्स्ट्रा होती है किसमें, स्टोमक में, बाकी सब जगह 2 ही लेयर होती है। कौन सी, बाहर लॉन्गिट्यूडिनल और अंदर कौन सी, सर्कुलर। और उसको कौन सी नर्व सप्लाई पाई जाती है, मसल्स को माँ से याद रखना, मसल्स A4 ऑर्बेक्स, या जिन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस। और सब म्यूकोसा को कौन, सब म्यूकोसा को कौन, मिजनियर प्लेक्सस। अभी 2 मिनट पहले बताया ना, कहां चेता रहे, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अब जो ये आपकी सर्कुलर मसल है ना, पाइलोर, वो अगर हाइपरट्रोफी होगी तो पाइलोरिक एरिया क्या हो जाएगा, नैरो पाइलोरिक, जिसमें 3P सिम्टम देखने को मिलते हैं आपका। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी, क्लासिकल सिम्टम, पाल्पेबल ओलाइव शेप मास, और पेरिस्टाल्सिस क्या होंगे आपको विजिबल होंगे। इसके लिए अपन फ्रेडेट रामस्टेड ऑपरेशन या पाइलोरोमायोटोमी करते हैं अपन आरीबास में, और पाइलोरोमायोटोमी करने के विदिन 4 से 6 आवर्स में फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइनर ऑपरेशन है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, आरीबास बच्चों, फंडस वाला एरिया हो गया, बॉडी क्लियर है आरीबास में। ये जो आपका स्टोमक है वो किससे बना हुआ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। 3 पार्ट है, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमक की बात करें अपन यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा। अब इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन देखिएगा, आप क्या कहना चाह रहा है आपका, ये एनाटॉमी पढ़ी, देखिएगा। फॉलोइंग इंजरी ऑफ क्लाइंट लॉस्ट ऑल द पैराइटल सेल, व्हिच टाइप ऑफ एनिया कैन सीन इन। पैराइटल सेल क्या रिलीज करती है, पैराइटल सेल, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। बिल्कुल, कौन सी सेल, और ऑक्जेंटिक सेल बेटा HCl और किसका सिक्रेशन करती है, इंस्टिंक्टिंग फैक्टर का। और इंस्टिंक्टिंग जो फैक्टर है बेटा वो इसेंशियल है किसके लिए, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए। कहां से, टर्मिनल इलियम से। अगर आपकी पैराइटल सेल डैमेज हुई तो इंस्टिंक्टिंग फैक्टर की क्या होगी, कमी। इंस्टिंक्टिंग फैक्टर की कमी होगी तो विटामिन B12 की क्या होगी, कमी। और विटामिन B12 की कमी होगी तो कौन सा एनीमिया होगा, पर्निशियस एनीमिया। तो राइट आंसर क्या जाएगा, D। यस, को डाउट है बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, चलेगा। अब इन सभी काम को समझने के लिए अपन बात करते हैं अपन स्टोमक के बारे में। देखिएगा, फंडस, बॉडी, पाइलोरिस वाला एरिया होगा, विटामिन B0 कैन नॉट बी एब्जॉर्ब अगर आपका डैमेज हुआ तो। देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। अब स्टोमक के अपन बेटा 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, समझिएगा। पहला कौन सा रीजन, कार्डियक रीजन,
कौन सा रीजन बालकों, और कार्डियक रीजन के अंदर म्यूकस नेक सेल पाई जाती है। अरे कौन सी सेल, और ये किसका रिलीज करती है, म्यूकस। म्यूकस एक जिलेटिनियस प्रोटीन सब्सटेंसेस होता है जिसमें वाटर मिक्स होता है, लार जैसा होता है म्यूकस आपका, और ये प्रोटेक्शन का या साइटो प्रोटेक्टिव है। ये स्टोमक की म्यूकोसा में क्या बनाएगा, एक बैरियर बनाएगा ताकि एचसीएल डायरेक्ट किसको डैमेज नहीं करे, स्टोमक की आपकी लेयर को या दीवारों को डैमेज ना करे। दूसरा कौन सा है, फंडिक रीजन, फंडस वाला रीजन। आरी बात बच्चों, इस फंडस रीजन में अगर हवा बढ़ जाए तो एक साउंड आती है, उसे क्या बोलते हैं, टिम्पेनी। एयर अकोमोडेट इन फंडस रीजन, तो आपकी गार्गलिंग साउंड सुनाई देगी, आपको आवाज आएगी, कौन सी, आपका लेफ्ट साइड में 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास। इसको क्या बोलते हैं, टिम्पेनी। क्या बोलते हैं, टिम्पेनी। फंडस के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, फंडिक ग्लैंड। अरे कौन सी ग्लैंड बेटा, फंडिक ग्लैंड। और फंडिक ग्लैंड 3 तरह की होती है बेटा। पहली होती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सी, पेप्सिनोजन सेल, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चीप सेल। पेप्सिन सेल या क्या बोलते हैं, चीप सेल। और इनका जो सिक्रेशन होता है वो क्या रिलीज होता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन रिलीज करती है, रेनिन, डबल एन वाला रेनिन रिलीज करती है, और कौन सा बेटा, यूरिएज एंजाइम रिलीज करती है। कौन सी, यहां से एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं समय दे रहा हूं। पेप्सिनोजन या चीप सेल क्या रिलीज करती है, पेप्सिनोजन, रेनिन और यूरिएज। क्लियर है। दूसरी कौन सी होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सी, आपकी जो मैंने अभी बताई, कौन सी, ऑक्जेंटिक सेल। और पो ऑक्जेंटिक का दूसरा नाम क्या है, पैराइटल सेल। पेराइटल, पो गड़ा है ना, तो पैराइटल को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्जेंटिक। और इसके द्वारा क्या रिलीज होता है, एचसीएल और इंस्टिंक्टिंग फैक्टर, याद रहेगा। और तीसरी होती है बेटा कौन सी, म्यूकस सेल। और म्यूकस सेल यहां पे क्या रिलीज करती है, म्यूकस का, इनका नाम होता है म्यूकस नेक सेल, म्यूकस का रिलीज करती है। तीसरा पार्ट होता है कौन सा, बॉडी। बॉडी आपका स्टोमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अरे कैसा पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा बेटा, बॉडी। कोई डाउट है बेटा। और बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी सेल पाई जाती है, ऑक्जेंटिक या पेंसी सेल, पैराइटल, जो किसका सिक्रेशन करती है, एचसीएल की। और लास्ट पार्ट कौन सा बेटा, फंडस, सॉरी पाइलोरस। लास्ट पार्ट कौन सा है, पाइलोरस। पाइलोरस के अंदर एक तो पाइलोरिस एंट्रम होता है और दूसरा क्या होता है, पाइलोरिक कैनाल। इसके अंदर फिर 2 तरह की सेल होती है, एक तो सेल होती है जी सेल, ये जी सेल किसका रिलीज करती है, गैस्ट्रीन का। और दूसरी होती है बेटा म्यूकस नेक सेल, जो किसका रिलीज करती है, म्यूकस का। यहाँ पे भी ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल और म्यूकस नेक सेल होती है जो म्यूकस का रिलीज करती है। यानी देखो हर जगह म्यूकस नेक सेल है कि नहीं है, चाहे आपका कार्डियक रीजन देख लो, फंडिक रीजन देख लो, बॉडी या पाइलोरिस, हर जगह कौन सी सेल है, म्यूकस नेक सेल। तो ये तो सब जगह पाई जाती है। इसके अलावा पेप्सिनोजन, रेनिन और यूरिएज किसके द्वारा, नाम से पता, पेप्सिनोजन सेल, या इन्हीं को पेप्सिन सेल बोलते हैं। कौन सी सेल, या इन्हीं को बोलते हैं चीप सेल। अरे क्या, सीधा याद रखना, CPR, कौन सा आर, चीप सेल से क्या, पेप्सिनोजन और रेनिन और यूरिएज रिलीज होगा। और आपका बेटा वेरी वेरी, आपका कौन सा, हाई किससे रिलीज होता है, ओई से। आप कहोगे ना ओई, तो वो कहेगा हाई, करेगा नहीं करेगा। तो ऑक्जेंटिक सेल किससे से क्या रिलीज होता है, और इंस्टिंक्ट। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन आता है एम्स में, मैं खुद गलत करके आया हूँ उसको, नोटशीट 2017 में एम्स के अंदर बेटा, समझ रहे मेरी बात, एम्स के एग्जाम में। तो ये गलती नहीं करनी थी, उसमें पूछा था कि पेप्सिनोजन किससे, और मैंने क्या लगा दिया, पेप्सिनोजन मतलब पैराइटल याद रह गया, जबकि किससे रिलीज होता है, चीप सेल्स। तो ऐसी गलतियां होती है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट म्यूकस नेक सेल, म्यूकस का रिलीज करती है। ऑक्जेंटिक सेल, तो बताओ हर जगह सबसे ज्यादा सीक्रेशन किसका होता है, एचसीएल का। तो इसलिए गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज्यादा अमाउंट क्या होता है, एचसीएल का। क्लियर। अब काम देखिएगा, पेप्सिनोजन का काम क्या बेटा बताइए। तो जो पेप्सिनोजन जो है वो आपका, पेप्सिनोजन जो प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में, और उसको एक्टिवेट कौन करता है, एचसीएल। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में, और पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो एसिड में तोड़ता है, याद रहेगा। दूसरा रेनिन, याद करो, डबल एन वाला रेनिन, एक सिंगल वाला रेनिन कहां से आता है, एक सिंगल वाला रेनिन कहां से आता है, जेजी सेल से, जक्स्टाग्रानुलर सेल एफरेंट आर्टेरियोल की तरफ, जो क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बनाता है। और ये डबल एन वाला, ये डबल एन वाला रेनिन क्या करता है, मिल्क कर्डिंग एंजाइम है, ये आपका कैसिनोजन
को किस में कन्वर्ट करता है, कैसीन में। और ये कैसीन कैसा प्रोटीन है भाई, कंप्लीट प्रोटीन है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है, रेफरेंस प्रोटीन है, जिसमें 20 के 20 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। रिच सोर्स कौन होता है, एग, फिर मीट और मिल्क, हमारे पास में। और बताओ मिल्क को कौन, मिल्क कटिंग एंजाइम और कौन है, ट्रिप्सिनोजन। कहां से आता है वो, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन में, काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंट में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंट में। कहां से आता है वो, पेनक्रेज से। याद आ रहा है, वो भी मेन मिल्क कटिंग एंजाइम है। और ये भी मिल्क कटिंग है, कैसिनोजन को किस में, कैसीन में। और ये रेनिन जो होता है ना बेटा, सुनना मेरी बात, ये चिल्ड्रन में और एनिमल में पाया जाता, अपने अंदर नहीं पाया जाता, अडल्ट में नहीं होता रेनिन। तो अपनी जगह कौन काम करता है, फिर अपन दूध पीते तो कैसे पचता है, तो दूध पचता है तो कौन पचाता है बेटा, आपका बेटा काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन में कन्वर्ट होता है, फिर अपने अंदर तो ट्रिप्सिनोजन है, थोड़ा बहुत कौन काम करता है, पेप्सिनोजन भी काम करता है, पेप्सिन भी काम करता है। और बच्चों के अंदर क्लियर है, माँ को दूध को पचाने वाला, कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट करने वाला कौन है, कौन सा, रेनिन। याद रहेगा बच्चों। HCl आपको जानते हो, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, आपका एसिडिक पीरियड प्रोवाइड करता है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। और एसिड है तो खाने को गलाता है ताकि क्या हो, काइम बन जाए खाना, क्या बन जाए, काइम। और इंस्टिंक्टिंग फैक्टर अपन ने पढ़ा, किसको एब्जॉर्ब कराता है, विटामिन B12 को। ये बनता कहां से, स्टोमक की कौन सी लेयर से, फंडस वाली पे कौन सी सेल, ऑक्जेंटिक या पैरेटल सेल से। भाई फंडस में कौन सी सेल है, वहां से बनता है। और ये फिर बन के कहां आता है, आपका बेटा इलियम में, स्मॉल का कौन सा पार्ट, इलियम में। और यहां से किसको एब्जॉर्ब कराता है, विटामिन B12 को। तो विटामिन B12 भले कितना खा लो, जब तक क्या नहीं होगा, इंस्टिंक्टिंग फैक्टर नहीं होगा, तब तक इसका एब्जॉर्प्शन है। विटामिन B12 की कमी से क्या हो सकता है, परनीशियस एनीमिया। अगर ऑप्शन में ये नहीं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी जा सकता है। और दोनों ऑप्शन है तो बहुत राइट आंसर जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलें आगे, नेक्स्ट देखिएगा। फिर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करता है, स्किलिंग टेस्ट। याद आ रहा है, 24 आवर प्रोटीन सेलेक्ट करता है बेटा, आ रहा कोई डाउट है। चलें आगे, जिन लोगों को अपन ने क्या कर दी, गैस्ट्रेक्टोमी, उसके अंदर कौन सा विटामिन B12, तो लाइफ लॉन्ग क्या चलेगा, विटामिन B12। क्लियर है। स्टार्टिंग के 1 सप्ताह तक अपन क्या देते हैं, 1 सप्ताह तक अल्टरनेट दे देते हैं, फिर 1 सप्ताह से लेके 1 महीने तक हर वीक देते हैं, और फिर उसके बाद हर महीने जीवन भर चलता है, लाइफ लॉन्ग। तो जिन लोगों को गैस्ट्रेक्टोमी कर दी उनको लाइफ लॉन्ग कौन सा विटामिन चलता है, स्टार्टिंग के 1 सप्ताह तक कैसे चलता है, मतलब 1 से 2 सप्ताह तक अल्टरनेट दे, फिर 1 सप्ताह से लेके 1 महीने तक। यानी स्पेशली सुनना, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सुनो आप मेरी बात। देखिएगा, किसी पेशेंट की तुमने क्या करी, गैस्ट्रेक्टोमी करी, रिमूवल ऑफ स्टमक कंप्लीट रिमूव करिए आपने, मान लीजिएगा, तो विटामिन B12 की क्या होगी, कमी। क्यों, क्योंकि इंस्टिंक्टिंग फैक्टर क्या हो रहा है, अरे इंस्टिंक्टिंग फैक्टर लॉस हो रहा है ना, इसलिए विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो फिर अपन को फर्स्ट वीक में, कौन से वीक में, आपको बेटा अल्टरनेट डे पे, कौन से डे पे, विटामिन B12 देना। कौन से रूट से, IM से, क्योंकि ओरली तो दे नहीं सकते, एब्जॉर्ब नहीं होगा ना। फिर 1 वीक से लेके 1 मंथ तक कैसे दोगे, वीकली। और फिर 1 मंथ से लेके आफ्टर बेटा मंथली दोगे आप। और ये कब कैसे चलेगा, लाइफ लॉन्ग। और ये वेगन डाइट में ये क्या होता है, एब्सेंट। वेगन का मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की क्या होती है, कमी होती है। ऑक्स लिवर ऑयल वगैरह में पाया जाता है, ऑक्स में अंदर। अरे कोई डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है, चलिएगा नेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकस नेक सेल प्रोटेक्शन का काम करती है, म्यूकस बना के सब जगह। मतलब एक्सोजेंटिक या पैरेटल सेल क्या पाया जाता है, मेनली HCl रिलीज करती है। क्लियर है। इसलिए आपका गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज्यादा HCl होता है, इसलिए उसकी pH हाईली एसिडिक होती है। और पाइलोरी रीजन में कौन सी सेल है, G सेल। ये G सेल क्या करती है भाई, G सेल क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिन। और ये गैस्ट्रिन क्या करता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहां से सेल आता है, ये अल्फा 2 सेल ऑफ पैनक्रियाज से। याद आ रहा है, जोलिंगर एल्सन सिंड्रोम इससे रिलेटेड है। गैस्ट्रिन क्या करता है, पहला एक तो HCl के सिक्रेशन को बढ़ाता है, और दूसरा किसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, पैनक्रियाज सिक्रेशन को। याद आ रहा है। तो ये जो G सेल है वो कहाँ पाई जाती है, खाना जैसे किसको टच करेगा, G सेल को। G सेल क्या रिलीज करेगी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन किसको स्टिमुलेट करेगा, अरे HCl सिक्रेशन को बढ़ाएगा। कौन सी सेल से, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल को कहके, याद रहेगा। और दूसरा ये किसको, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता ताकि पैनक्रियाटिक जूस बने। इस G सेल की एक्सिटिव एक्टिविटी से क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। कोई डाउट है, चले आगे नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन किसके बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में,
तो गैस्ट्रिक जो जूस है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस गैस्ट्रिक जूस में 99.5% क्या होता है वाटर और 0.5% क्या होता है सॉलिड। इसमें वही आपका कौन सा ऑर्गेनिक और है, ऑर्गेनिक में कौन है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है कि नहीं है, कोई डाउट है। और इंस्टिंक्टिंग फैक्टर है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज है बेटा, क्या है गैस्ट्रिक लाइपेज, और गैस्ट्रिक क्या होता है एमाइलेज, पर एमाइलेज ना के बराबर, और गैस्ट्रिक क्या होगा बेटा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोमक में किसका डाइजेशन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। और फैट ऐसी चीज है जो मुंह में भी होती है, फैट कहां पे सुनना, फैट तीनों जगह डाइजेस्ट होती है, मुंह में कौन करवाता है लिंगुअल लाइपेज, अरे कौन सा लाइपेज, स्टोमक में कौन कराता है गैस्ट्रिक लाइपेज, कौन सा लाइपेज, और इंटेस्टाइन में आपका पेनक्रेटिक लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन लाइपेज कराते नहीं कराते। तो फैट तीनों जगह कहां पे मुंह में भी डाइजेस्ट होती है, स्टमक और क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट की, किसकी, कार्बोहाइड्रेट एक तो माउथ में होता है, किसके द्वारा सलाइवरी एमाइलेज, अरे कौन सा एमाइलेज जिसको अपन टाइलिन बोलते हैं, और स्टोमक में नहीं करता है क्योंकि स्टोमक में पीएच कैसी होती है बहुत ज्यादा कम, और इसको ऑप्टिमम पीएच चाहिए 6 से 7 और स्टोमक की कितनी होती है 1.5, इसलिए एमाइलेज स्टोमक में काम नहीं करता। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ नहीं होता है स्टोमक में, और इंटेस्टाइन में करता ही है आपका, तो इंटेस्टाइन में होगा। प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होगा, तो प्रोटीन जो है वो मुंह में बिल्कुल नहीं होगा, एक तो कहाँ डाइजेस्ट होगा स्टोमक में, और एक कहाँ पे स्मॉल है इंटेस्टाइन, याद रहेगा। तो गैस्ट्रिक लाइपेज ना के बराबर होता बेटा, ना के बराबर यूरिएज एंजाइम होगा। ये यूरिएज एंजाइम क्या करेगा बेटा, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है यूरिया, क्लियर है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या बनती है CO2, जब आपको क्या होता है H पाइलोरी इन्फेक्शन, अरे कौन सा H पाइलोरी इन्फेक्शन होता है तो यूरिएज एंजाइम ज्यादा रिलीज होता है, और ये यूरिएज की वजह से कैसा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमोनिया ऑर्डर आता है मुंह से, कौन सा ऑर्डर अमोनिया ऑर्डर, याद रहेगा। और HCl वगैरह के सिक्रेशन बढ़ा देता है यूरिएज, इरिटेट करता है, पेप्टिक अल्सर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आपका कौन सा पेप्सिनोजन आ गया, रेनिन आ गया, सबके काम पढ़ लिया अपने, HCl और कौन आ गया इंस्टिंक्टिंग फैक्टर गेस्ट्रिन वगैरह आ गया। इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कौन होता है हाइड्रोजन, अरे कौन है हाइड्रोजन। मिनरल में सबसे ज्यादा पोटेशियम। तो किसी को क्या होगी बेटा वोमिटिंग, सुनना मेरी बात, किसी को क्या होगी सीवियर वोमिटिंग, तो हाइड्रोजन लॉस होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा तो पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन लॉस होगा तो पीएच क्या होगी बढ़ेगी, तो पर्सन को क्या होता है वोमिटिंग में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होगा सीवियर वोमिटिंग में, क्लियर है बच्चों, अरे बोलो भाई। और किसी पर्सन को अगर वोमिटिंग हो रही तो पोटेशियम भी लॉस होगा, तो वोमिटिंग का साइड इफेक्ट क्या है हाइपोकैलेमिया, याद रहेगा। इसके अलावा सोडियम लॉस होगा तो सोडियम की वजह से हाइपोनेट्रीमिया, बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है, बाइकार्बोनेट पर बाइकार्बोनेट ना के बराबर होता है, क्लोराइड होगा। हाँ अब सुनिएगा, बट लेटर स्टेज में जब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगा तो क्या होगा, अब आपकी बॉडी से जब आपको वोमिटिंग हो रही तो पूरा HCl लॉस हो गया, ग्लूकोज भी लॉस हो गया, तो अब खाना किसका टूटेगा फैट का, और फैट टूटने से क्या बनेंगे फैटी एसिड, तो फाइनली क्या होगा वापस क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो फाइनली डेथ इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों, क्योंकि जब आप वोमिटिंग करोगे तो सारा ग्लूकोज लॉस होगा, तो अब ग्लूकोज चला गया तो उसकी जगह कौन टूटेगी फैट, फैट टूटेगी तो बॉडी में फैटी एसिड बढ़ेंगे, और किसका लॉस होगा फैटी एसिड बढ़ेंगे तो क्या होगा एसिड बढ़ने से क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो वोमिटिंग में मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, लेकिन लेटर स्टेज में क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, याद रहेगा। चले आगे, और मोस्ट कॉमन वोमिटिंग का इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कौन सा होता है तो हाइपोकैलेमिया, आंखें बंद करके। और क्या होता है आपका पीएच में क्या फर्क पड़ेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कोलोसिस होगा। लेटर स्टेज में अगर क्या हो जब आपकी फैट टूटने लग जाए कीटोन्स बने तो क्या होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पहले अल्कोलोसिस ही होगा, याद रहेगा। चले आगे, क्लियर है। गैस्ट्रिक जूस पर डे, इसकी पीएच बहुत कम होती है बेटा, 0.9 से लेके 1.1 के आसपास, हाईली एसिडिक होती है, और अमाउंट होता है 1000 से 1200 ml, और सबसे ज्यादा HCl की वजह से इसकी पीएच होती है। और ये HCl के इसके लिए कौन सी जिम्मेदार सेल है पैराइटल, या कौन सी सेल ऑक्जेंटिक सेल, सबसे ज्यादा यही सेल पाई जाती है। और इन्हीं पैराइटल सेल को अपन कह सकते हैं स्टोमक की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्टोमक पैरेंकाइमा कौन है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेन ग्लैंड कौन सी होती है पैराइटल। कोई डाउट है बाल को, ये पूरी बातें हो गई किसके रिलेटेड स्टोमक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस इन, सबसे ज्यादा एल्कोहल कहां से, स्टोमक में। देखा होगा आपने दारू पिया, एल्कोहल इसे कैसा है बेटा, CNS डिप्रेजेंट है, पहली बात हो ध्यान रखना। अरे एल्कोहल कैसा है, इनिशियली 2 पैक जाते हैं तो CNS स्टिमुलेंट है, 2 पैक जाएंगे तो आदमी तू मेरा भाई है तेरे लिए जान दे दूंगा, हरिवास में आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ऐसा सीन होता है कि नहीं होता है हरिवास में। फिर पुरानी श्वेता, कमला, राधा सबकी याद आती है क्लास की हरिवास में, और आदमी खुलता है इस समय। बट जब हाई डोज हो जाएगी तो ये CNS क्या होगा, डिप्रेजेंट, फिर वो गाली गलौज पे आ जाएगा। और उसको बताओ एल्कोहल वाले को सबसे ज्यादा कौन सा, ऑडिटरी एल्यूसिनेशन, कौन सा एल्यूसिनेशन, तुम उसको भाई कहोगे तो उसको गाली लगेगी, तो उसको तुमने गाली किससे दी, लड़ता ना, जबकि तुमने ऐसे मरीजों को कौन सा एल्यूसिनेशन होता है, ऑडिटरी। इसलिए अगर ऐसा मरीज मिले आपको कहीं या कोई दारू पिया मिले तो ज्यादा मुंह ना लगाए, क्लियर है। अब फिर बाद में क्या होगा, CNS डिप्रेजेंट, और CNS डिप्रेजेंट होगा तो गाली ग्लोज करता है, और ज्यादा डिप्रेस होगा तो बिल्कुल ठंडी जगह जाके सोता है। स्वान निद्रा अल्पहारित है, स्वान की तरह नाली में जाके सोता है, नहीं सोता आदमी, क्लियर बच्चों। तो CNS डिप्रेजेंट आज बात में दुनिया का बेहतरीन आदमी होता है वो, फिर उस पर मूत्र विसर्जन किया जाता है टांग उछा के डॉगी के द्वारा आरिवास में, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा। और लेटर स्टेज में ये मेनली कौन सा, इनिशियली CNS स्टिमुलेंट, बट मेन एक्शन क्या है, CNS डिप्रेजेंट है बेटा, स्टोमक के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और इतना फास्ट एब्जॉर्ब होता है कि पीने के विद इन 2 to 3 मिनट में कहा जाता है ब्लड में। अगर किसी मरीज पर्सन ने क्या लिया, एल्कोहल, तो पीने के कितने मिनट में, 2 से 3 मिनट में कहा जाएगा वो, अरे कहाँ पे, क्लियर। और दुनिया की सब दर्द की बेहतरीन दुआ है, अकेला ना पिए, चकड़ा मेरा बोतल तुम्हारी, क्लियर बच्चों। पर दारू पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, तो नहीं पीना है। चले आगे, तो स्टोमक के द्वारा तेजी से एब्जॉर्ब होता है। बताओ लीगल ड्रिंकिंग ड्राइविंग लेवल कितना है, 20 से 30 मिलीग्राम पर DL इज ए लीगल ड्राइविंग लेवल। ड्राइविंग आपका क्या, एल्कोहल लेवल। अगर एल्कोहल की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या ड्रग यूज लोगे, हैं, एल्कोहल की अगर टॉक्सिसिटी हो रही तो कौन सी ड्रग, फॉर्मेपिजोल। और डी एडिक्शन ड्रग कौन सी, एल्कोहल की, डाइसल्फ्यूराम, याद रहेगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर इसको एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम आ रहा है तो क्या करोगे, लिब्रियम, क्लोरडाइजिपोक्साइड, लिब्रियम जो कि एक एंटी एंजाइटिक, माइनर ट्रैंक्विलाइजर, माइनर सेडेटिव है। साल्ट क्या था, क्लोरडाइजिपोक्साइड, विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए। आरे पास में एल्कोहल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एथेनॉल, CH3 CH2OH। अगर ये कैसी हो बेटा, एक कार्बन कम हो तो किसमें कन्वर्ट होगी, मेथनॉल में, CH3OH। जहरीली शराब, कैसी शराब, और ये सबसे ज्यादा किसको डैमेज करती है, ऑप्टिक नर्व को, इसलिए जहरीली शराब पीने से सबसे पहले क्या होता है, पर्सन ब्लाइंडनेस। और मेथनॉल का एंटीडोट क्या है, एथेनॉल, याद रहेगा मोटा मोटा। चले आगे, छोटी छोटी बातें, और ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है, क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है, और फॉर्मेल्डिहाइड बनने की वजह से जहर होता है बॉडी में और आंखें डैमेज हो जाती है, कई बार डेथ भी हो जाती है, पढ़ते हो ना अखबार में। तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना, किससे रिलेटेड, स्मोक से, सारे बता दिए मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, ट्रिप्सिन, एंट्रोकाइंजिन, काइमोट्रिप्सिन या ऑल। तो ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तो कहां से आते हैं बेवकूफों, पैनक्रियास से, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि प्रेजेंट कौन से होंगे, तो अब क्वेश्चन को समझना बेटा, यहां पे राइट आंसर क्या जाएगा, बी। अबे कमबख्त, तो ये दोनों तो कहां से आते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तो पैनक्रियास के पार्ट है, कौन सा होता है, एंटीरोकाइनेज। अपने कहा कि जो स्मॉल, ये स्टोमक है, ये यहां से कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू है, सुनना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो लगभग 6 मीटर लंबी है, और स्मॉल क्यों बोलता है, क्योंकि इसका जो ल्यूमन है वो नेरो होता है हरी बात में, किसकी तुलना में, लार्ज स्टाइन की तरह, इसलिए स्मॉल स्टाइन बोलते हैं। और ये स्मॉल स्टाइन कहां से कहां तक होती है, अपर जीआईटी में कौन शामिल है, माउथ से लेके ड्यूडेनम तक, कहां से कहां तक, सुन लेना, माउथ टू ड्यूडेनम किसका पार्ट है, अपर जीआईटी का, याद रहेगा। और जेजुनम से लेके एनस या रेक्टम तक कौन है, लोअर जीआईटी, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये कुछ पार्ट अपर जीआईटी में और मैक्सिमम पार्ट किसमें, लोअर जीआईटी में। ये जो आपका पार्ट है, ये सी शेप, ये क्या होता है, ड्यूडेनम,
ड्यूडेनम कितना है 25 सेंटीमीटर लंबा। ड्यूडेक्टाओक्टम, ड्यूडेक्टा मतलब 12 फिंगर लंबा, 12 फिंगर का मतलब 25 सेंटीमीटर, एक फिंगर में लगभग 1 इंच के बराबर लगभग 25 सेंटीमीटर, इसलिए ड्यूडेनम बोलते हैं। आरी पास में क्लियर बच्चों। अब सुनना, ड्यूडेनम पहला पार्ट होता है 25 सेंटीमीटर, टोटल 6 मीटर लंबी, उसमें से सी शेप कौन होता है ड्यूडेनम। इसके 4 पार्ट होते हैं ड्यूडेनम का, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, जो डायरेक्ट किससे टच में है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से अल्सर होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर। क्यों? क्योंकि कायम सीधा किस में एंटर करता है, कायम जो कि हाईली एसिडिक है। कायम में कौन कौन होता है, म्यूकस और बताओ, यानी सलाइवा, सलाइवा होगा थोड़ा बहुत, और क्या होगा, फूड, और कौन होगा, गैस्ट्रिक जूस, इन तीनों को। पर कायम किसको प्रायोरिटी देंगे, अगर आपको स्टोमक और ड्यूडेनम दोनों, तो प्रायोरिटी किसको बोलोगे, कायम क्या होता है, एक तो होता है बोलस, फूड प्लस सलाइवा जूस क्या कहलाता है, बोलस। अगर इस फूड प्लस सलाइवा में कौन सा जूस मिक्स हो जाए, गैस्ट्रिक जूस, तो स्टोमक में भी क्या कहलाता है, कायम। बट प्रायोरिटी किसमें देना है, ड्यूडेनम में, याद रहेगा, प्रायोरिटी किसमें देना है, कायम का ड्यूडेनम में। तो कायम जो कि हाईली एसिडिक HCl है, वो किसमें एंटर करता है, ड्यूडेनम के पहले पार्ट में। इसलिए सबसे ज्यादा ड्यूडेनल अल्सर और ड्यूडेनल कैंसर सबसे ज्यादा कहां होते हैं, फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट है? फिर दूसरा पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कौन सा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और यहाँ पे आपका कौन सी, एम्पुला ऑफ वेटर, जिससे पेनक्रेटिक और कौन से बाइल जूस ओपन होते हैं। कोई डाउट है? अरे बोलो भाई, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में सबसे ज्यादा किसका, आयरन का, और किसका, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, फॉस्फोरस का, विटामिन सब यही से एब्जॉर्ब होते हैं। कोई डाउट है? आरी बात में आपका वेरी 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 इंपोर्टेंट, सारी मैक्सिमम चीजें कहां से एब्जॉर्ब होती है, ग्लूकोज वगैरह सब ड्यूडेनम से। केवल टर्मिनल इलियम से कौन एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B12, सबसे ज्यादा यहीं से एब्जॉर्ब होता है। कोई डाउट है? ड्यूडेनम का बेटा 25 सेंटीमीटर लंबा, ड्यूडेक्टाओक्टम, ड्यूडेनम मोस्ट आपका ड्यूडेनल अल्सर यही पे होता है, और पेप्टिक अल्सर में सबसे ज्यादा ड्यूडेनल अल्सर होता है। आरी बात में क्लियर है? आरी बात में फिर आता है कौन, जेजुनम। कौन सा, जेजुनम। जेजुनम कितना लंबा है, 1 बेटा 1 आपका 75 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर के बराबर, 175 सेंटीमीटर लंबा जेजुनम। जेजुनम क्या होता है, एम्पटी, जेजुनम का मतलब एम्पटी। जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो ये खाली मिलता है आपको, एक्सरे करोगे तो, इसलिए जेजुनम बोलते हैं। खाली हो जाता है मतलब डेथ होने के बाद, आरी बात में। और ध्यान रखना, डेथ होने के बाद आपकी मसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स। इसकी वजह से इंटेस्टाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टोटल GIT 9 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी, 9। लेकिन जब डेथ होगी तो 9.5 तक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेथ होगी तो मसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स। तो ये ध्यान रखना, डेथ के बाद GIT की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंटेस्टाइन लेंथ। जेजुनम देखिएगा, जेजुनम में एक क्वेश्चन सुना, जहां पे ड्यूडेनम और जेजुनम जहां पे मिलते हैं, यहाँ पे एक लिगामेंट पाया जाता है। इसको लिगामेंट को क्या बोलते हैं, लिगामेंट ऑफ टेरिज। ये क्वेश्चन आ चुका बेटा। लिगामेंट ऑफ टेरिज कहां पाया जाता, तो ड्यूडेनो जेजुनम जंक्शन पे, जहां पे ड्यूडेनम खत्म होती है कौन चालू होती है, जेजुनम। वहां पे क्या पाया जाता है, लिगामेंट ऑफ टेरिज। को डाउट है? बाकी जेजुनम का उतना बड़ा योगदान नहीं है। फिर आता है क्या, इलियम। इलियम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बेटा किसका, आपका किसका, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है, इलियम में। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यहां से एब्जॉर्ब होंगे, मेनली वाटर वगैरह आपका यहाँ पे। जितना भी फूड है उसका मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहां होता है, इलियम में। विटामिन B12 भी कहां से एब्जॉर्ब होता है, इलियम से। बहुत इंपॉर्टेंट। और जहां पे इलियम खत्म होती है वहां पे कौन सा वाल होता है, इलियोसिकल वाल। इस वाल के अंदर जब खाना आपका सीकम में एंटर करता है तो साउंड आती है, उसको क्या बोलते हैं, बार्बोरिग्मी, या इसी को अपन बोलते हैं बाउल साउंड, जो कि लार्ज गर्गलिंग हाई पिच साउंड होती है। समझ मेरी बात? चले आगे। इलियम के बहुत सारे काम है, मैक्सिमम आपका वेरी इंपॉर्टेंट कौन, खाने का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब कहां होता है, इलियोस्टोमी करते हैं। तो इलियोस्टोमी में सबसे ज्यादा रिस्क किसकी रहती है, फ्लूइड इंबैलेंस की। और यहाँ पे रेड रहेगा स्टोमा। स्टोमा कैसा रहेगा, रेड। याद रहेगा, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। इलियोस्टोमी किधर दिखती है, राइट साइड में। और कोलोनोस्टोमी कहां पे, लेफ्ट साइड में रहती है। याद रहेगा, इलियोस्टोमी जो करते हैं वो सबसे ज्यादा कहां करते हैं, इलियम में। और ये किस साइड में रहती है, राइट साइड में। जबकि कोलोस्टोमी किस में रहती है, सबसे ज्यादा सिगमोइड कोलोस्टोमी करते हैं किस साइड में रहती है, लेफ्ट में। याद रहेगा, इलियम के बहुत सारे काम रहते हैं बेटा। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट,
अब सुनना, यहां पे भी ये जो आपकी, और ध्यान रखना स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस है उसको क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, 1000 से 1500 ml पर डे प्रोड्यूस होता है, हाईली एल्कलाइन फ्लूइड होता है, 8 से 8 एल्कलाइन होता है। एसिडिक फ्लूइड एक ही है, कौन, HCl, और थोड़ा बहुत सलाइवा। सलाइवा भी 6.4 के आसपास रहती है, और HCl। बाकी सब कैसे फ्लूइड होते हैं, सलाइवा और स्टोमक कैसे हैं, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है, बाकी सब कैसे हैं, एल्कलाइन। सीधी बात, नो बकवास। सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस के अंदर क्या होगा, हाई अमाउंट में बाइकार्बोनेट होंगे, 1000 से 1200 ml होता है। और ये कहां से रिलीज होता है, तो ये आपकी बेटा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड होती है, ब्रूनर ग्लैंड। अरे कौन सी ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड। अब देखिएगा इन ब्रूनर ग्लैंड का काम क्या, सुनना मेरी बात। ये ब्रूनर जो ग्लैंड है बेटा, ये आपका ड्यूडेनम वगैरह की कौन सी लेयर में, सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, ब्रूनर ग्लैंड। इन ब्रूनर ग्लैंड में देखिएगा क्या क्या होता है, देखिएगा बेटा, एक होती है पिनत सेल। अरे कौन सी सेल, जो क्या रिलीज करती है, एंटेरोकाइनेज, याद आ रहा है। और एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन एक बार एक्टिवेट होने के बाद आपका इंटेस्टाइन में, कहां पे, इंटेस्टाइन में करेगा, ना कि पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज से आता है, काम कहां करता है, अगर पेनक्रियाज में एक्टिवेट होगा तो ऑटोलाइसिस होगा, हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस होगा, जिससे पॉजिटिव कोलन और कैसे आएंगे, टनल साइन आएंगे, ग्रे टनल साइन आएंगे। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है, एंटेरोकाइनेज। कौन सी सेल से आता रहा है, पेनस सेल से। को डाउट है, चले आगे। दूसरा सीसी के सेल होती है, जो क्या रिलीज करता है, कोलिसिस्टोकाइनेज। और ये सीसीके क्या करता है बेटा, सुनना, सीसीके का पहला काम डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। खाना कहां जाएगा, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को टच करेगा तो ड्यूडेनम के पहले दूसरे पार्ट में ब्रूनर ग्लैंड है। खाना जैसे वहां आएगा तो गैस्ट्रिक जूस कम होना चाहिए, क्योंकि खाना जब पेट खाली हो गया तो गैस्ट्रिक जूस की कहां जरूरत है, और पेट खाली होगा तभी तो यहाँ पे पहुंचेगा खाना। अरे बोलो भाई, तो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को कम करता। दूसरा इंक्रीज पेनक्रियाज, कौन सा, एंजाइमेटिक रिच सिक्रेशन। पेनक्रियाज से जो एंजाइम वाला पोर्शन है वो कौन रिलीज कराता है, सीसी के। इसके अलावा इसका एक्शन बेटा कोलेरेक्टिक एक्शन है। कोलेरेक्टिक का मतलब लीवर को स्टिमुलेट करता है ताकि क्या रिलीज हो, बाइल जूस। इसके अलावा सीसीके का और काम है, क्या है, कोलेगोग एक्शन। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना। कोलेगोग G4 किसको स्टिमुलेट करता है, गाल ब्लैडर को, ताकि क्या रिलीज हो, बाइल जूस। ये सब सीसीके के काम है, समझ रहे आप। कोलेरेक्टिक एक्शन क्या होता है, एक और काम किसका, कोलेरेक्टिक एक्शन बाइल साल्ट का भी होता है। बाइल साल्ट भी कोलेरेक्टिक एक्शन करता है बेटा, और सीसीके भी करता है। अरे बताओ, कोलेरेक्टिक का मतलब वो एंजाइम जो लीवर को स्टिमुलेट करे और लीवर से किसके रिलीज को बढ़ाए, बाइल जूस को। लीवर बाइल जूस बनाता है, स्टोर नहीं करता है। स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ध्यान रखना, लीवर अपना बाइल जूस को स्टोर नहीं कर सकता, बना के रिलीज करेगा। तो आपको पूछे कि कोलेरेक्टिक एक्शन क्या है, वो एंजाइम जो किससे, लीवर से क्या, बाइल जूस सिक्रेशन को क्या करे, प्रमोट करे, क्या कहलाते हैं, कोलेरेक्टिक एक्शन। इसके अंदर आता है कौन, सीसीके, सिक्रेटिन, और मेन होता है बाइल साल्ट। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। मेन कौन होता है, बाइल साल्ट। और एक एक्शन होता है कौन सा, कोलेगोग एक्शन। कौन सा एक्शन बालको, कोलेगोग। कोलेगोग एक्शन जिसमें कहां से, गोग का मतलब गाल ब्लैडर से किसका सिक्रेशन बढ़े, बाइल जूस। कौन करता है, सीसीके। एक होता है कौन सा, एस सेल। एस सेल क्या रिलीज करती है, सिक्रेटिन। ये क्या करती है, बाइकार्बोनेट प्लस वाटर रिच पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कराती है। बाकी सेम वही गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन को कम करता है। कोलेरेक्टिक और कोलेगोग एक्शन भी है इसका, याद रहेगा। अरे को डाउट है, ये मोटी मोटी सेल होगी किसके द्वारा, ब्रूनर ग्लैंड का। को डाउट है। इसके अलावा गोबलेट सेल भी पाई जाती है। कौन सी सेल, और गोबलेट सेल किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का। अरे किसका, म्यूकस का। तो ये बात होगी किसका। नेक्स्ट, ये जो आपका इलियम है बेटा, ये इलियम की जो सब म्यूकोसा है उसके अंदर बेटा लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। म्यूकोसा सिटी लिम्फोटिक टिश्यू, और इन टिश्यू में डिफेंस का काम होता है। कौन सी आपकी, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या WBC मैच्योर होती है यहाँ पे। अरे बस में, इसीलिए इन पैचेज को क्या बोलते हैं, पेयर पैचेज। तो बताओ पेयर पैचेज कहाँ पाए जाते हैं, इलियम में।
ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और किसका काम करते हैं, डिफेंस का। ये डब्ल्यूबीसी को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका। पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, हाँ इलियम में, स्पेशली टर्मिनल इलियम में, कोई डाउट है। और ड्यूडेनम और जजुनम के बीच में कौन सा, लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ टेरिज। और पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, इलियम में। क्या है, कुछ नहीं, लिम्फेटिक टिश्यू का कलेक्शन है आदिवास में, और लिम्फेटिक टिश्यू की वजह से डब्ल्यूबीसी में क्या करते हैं, मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी कौन सी, टी और बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनेगी तो एंटीबॉडी बनेगी, उनको हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिफेंस का काम करते हैं टर्मिनल। कोई डाउट है बच्चों, आदिवास पेयर पैचेस पाए जाते हैं किसमें, टर्मिनल इलियम में। कोई डाउट है, इसके द्वारा जूस है वो सक्कस सेंट्रिकस होता है, एल्कलाइन जूस होता है, जो जिसके अंदर फिर आपका वेरी इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइनल लाइपेज, एमाइलेज, पेनक्रेट, आपका प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, सभी तरह के एंजाइम पाए जाते, जो जैसे आते हैं ना, जैसे पेनक्रेट से आने वालों को पेनक्रेटिक बोलते हैं और इंटेस्टाइन वाले को क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन। लेकिन सबसे ज्यादा डाइजेशन की पावर किसमें है, पेनक्रेटिक में। कोई डाउट है बाल को, ये मोटा मोटा ध्यान रखना आपका, क्लियर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपका क्लियर है। इसके अलावा इंटेस्टाइन के आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो म्यूकोसा के अंदर इस तरह से आपका बेटा लिम्फेटिक डक्ट का इस तरह से बनेगा, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस। तो जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस जो स्ट्रक्चर बनती है इन ब्लड वेसल्स के बीच में और लिम्फेटिक के बीच में, उतार चढ़ाव के बीच में, ये भी कहाँ पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर। को डाउट है। और म्यूकोसा के अंदर ये सेल वगैरह ब्रूनर ग्लैंड में, तो इनसे क्या क्या काम होता है आप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर ग्लैंड सीक्रेट, तो कैसा जूस सीक्रेट करती है, A+B, कौन सा, म्यूकस भी सीक्रेट करती है, और कैसा, एल्कलाइन जूस सीक्रेट। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी। को डाउट बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट, पेयर पैचेज, इलियम में, लिम्फेटिक टिश्यू का कलेक्शन और डिफेंस का काम करता है। ये रहा पेयर पैचेज। विच ऑफ फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम और इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। अब इसका आंसर दीजिएगा बच्चों, बताइए बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम ऑफ इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का कौन सा साइन सिम्टम इंडिकेशन है, पहला एस्टेरेक्सिस, कंफ्यूजन, हेमेटोमेसिस या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो क्या देखने को मिलेगा, हेमेटोमेसिस। को डाउट, एस्टेरेक्सिस वगैरह किसके सिम्टम अब है, एस्टेरेक्सिस इज द साइन सिम्टम ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस जिसका मोस्ट लीडिंग कॉज क्या है, एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म लिवर का मतलब लिवर हो गया, सिरोसिस का मतलब ऑरेंज डिस्कलरेशन होगा, फाइब्रोसिस होगा, इरिवर्सिबल चेंजेस होंगे, और एस्टेरेक्सिस का मतलब होता है फ्लैपिंग ट्रिमर्स, हाथ यू फ्लैपिंग ट्रिमर्स होंगे। किसकी वजह से, बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि लिवर डैमेज होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे, अमोनिया अमोनिया। अब देखिएगा पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको समझना बेटा, पोर्टल को आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ये देखो ईसोफेगस है, ये कौन है, स्टमक, ये कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहां तक को डाउट है, रेक्टम एनस वगैरह हो गया। सुनना मेरी बात वाल को, यहां पे कौन है आपका लवली लिवर, और यहां पे कौन है गाल ब्लैडर। अब सुनना, सबसे पहले बात करते हैं इंटेस्टाइन आपका लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन से एक आपकी क्या आती है, वेन आती है, जिसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन। कौन सी वेन, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वेन आती है, उसको बोलते हैं सुपेरियर मिजेंट्रिक वेन। स्टोमक से आती है गैस्ट्रिक वेन, अम्बिलिकस से आती है पेरा अम्बलाइकस वेन, स्प्लीन से आती है स्प्लेनिक वेन। अरे बस, पेनक्रियाज और ड्यूडेनम से आती है पेनक्रियाटो ड्यूडेनल वेन, ईसोफेगस से आती है ईसोफेजल वेन, और यहां से कौन सी वेन आती है, सिस्टिक वेन। सारी ये वेन जाके एक बड़ी वेन को ज्वाइन करेगी, इस वेन को क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। तो पोर्टल जो वेन है, और ये लगभग कितनी लंबी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर, और इसका नॉर्मल प्रेशर 10 से 15 mm पे Hg। पोर्टल वेन में कौन कौन शामिल है, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन, सुपेरियर मिजेंट्रिक वेन, पेरा अम्बलाइकस वेन, गैस्ट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, पेरिकार्डोड्यूनल वेन, ईसोफेजल वेन, और गाल ब्लैडर से कौन सी वेन, सिस्टिक वेन। सब एक बड़ी वेन में ओपन होती है, इसको क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन का मतलब यहां से भी नैरो एंड से शुरू होती है, यहाँ पे भी नैरो एंड पकड़ती है। ये पोर्टल वेन अपना ब्लड कहाँ ड्रेन करती है, लिवर में। फिर लिवर से क्या बनती है, हिपेटिक वेन, और हिपेटिक वेन किसमें खुलती है, इंफीरियर वना काव में। इसीलिए सबसे ज्यादा इंफीरियर वना काव को ब्लड कौन देता है, पोर्टल वेन। और आप जानते हो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई ऑर्गन कौन है, अरे कौन है, लीवर। और एनाटॉमिकली कौन होती है, किडनी। तो लीवर को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई 1500 ml
पर मिनट। कितना ml को डाउट है? किडनी को 1350, एनाटॉमिकली किडनी में ज्यादा होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन। यहां तक को डाउट है? अब देखना बच्चों, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन होगी आपकी, सुपर मेजेंट्रिक वेन होगी आपकी, पोर्टल वेन होगी, गैस्ट्रिक वेन होगी, ये सब ब्लड छोड़ती है। अब मान लो कई बार किसी को क्या हो बेटा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। कौन सा फेलियर? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। या किसी को लीवर सिरोसिस हो या लीवर फेलियर हो, हेपेटोमेगाली हो, तो बताओ ब्लड आगे जाएगा क्या? अबे राइट साइड का हार्ट फेलियर, ब्लड आगे पंप नहीं होगा तो वापस किधर जाएगा? पीछे, इंफीरियर वेना कावा में और सुपर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? हेपेटोमेगाली होगी। लीवर में प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा तो पीछे जाएगा। तो पोर्टल वेन में प्रेशर होगा तो पर्सन में क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन कब होता है? जब नॉर्मल प्रेशर कितना, 10 से 15, अगर ये कितने से ज्यादा हो जाए, 40 mm ऑफ एच ज्यादा पोर्टल वेन का प्रेशर हो जाए, पोर्टल हाइपरटेंशन कराएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन कराएगा तो बताओ हेपेटोमेगाली होगी कि नहीं होगी? ये बताओ है। दूसरा बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे जाएगा, तो बताओ मरीज को इसोफेजियल वेरिसेस होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि अपन कह रहे हैं इसोफेगस से ब्लड कहां जा रहा है? पोर्टल वेन में। अब पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन होगी तो ब्लड आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, तो वापस पीछे जाएगा, तो इसोफेगस में प्रेशर पड़ेगा, इसोफेगस की वेन जो एब्नॉर्मल डायलेट हो जाएगी, इसोफेजियल वेरिसेस होंगे। और इसोफेजियल वेरिसेस के लिए अपन क्या करते हैं? कौन सी ट्यूब? संगस्टन ब्लैक मोरी ट्यूब। ऐसी भी ट्यूब तैयार रखते हैं आजकल, 4 ल्यूमेन ट्यूब आती है, मिनिसोटा ट्यूब। अगर किसी मरीज को संगस्टन ब्लैक मोरी ट्यूब लगा रखी तो बेड साइड हमेशा क्या तैयार रखे? सीजर, क्योंकि कभी भी ये क्या करेगी? ट्यूब कोलैप्स करके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। आगे की तरफ को ट्रेकिया, तो उसको काट दे आप तुरंत, बेलून को काट दे ताकि डिफ्लेट हो जाए। सीजर बेड साइड तैयार रखे, इसोफेजियल वर्सन। दूसरा बताओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपट मेडुसाई होगा कि नहीं होगा? कैपट मेडुसाई होगा मतलब विजिबल पेरा अम्लाइकस वेन। अबे कम्बक तो इस स्टोमक के चारों तरफ वेन है ना, पेरा अम्लाइकस वेन। अब ब्लड आगे नहीं जा रहा, पीछे जाएगा तो ये वेन फूल जाएगी। फूल जाएगी तो ऐसे दिखेगी जैसे मकड़ी का जाल है। इसे क्या बोलते हैं? इनविजिबल पेरा अम्लाइकस वेन को। पेट पे कोई भी वेन दिखती है क्या? नहीं। लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तो वेन दिखेगी, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कैपट मेडुसाई। दूसरा ब्लड आगे नहीं, गैस्ट्रिक वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लीडिंग होगी। अगर ब्लड मुंह के थ्रू बाहर आए तो हेमेटइमेसिस, और स्टूल के थ्रू बाहर आए तो मिलेना। इसके अलावा मिलेना होगा, रेक्टल ब्लीडिंग होगी नहीं होगी, मरीज को एनीमिया होगा कि नहीं होगा, आरी बात में एपिस्टेक्सिस होंगे, मल्टीपल सिम्टम आएंगे मरीज को। बीमारी क्या कहलाती है? पोर्टल हाइपरटेंशन। एनीमिया होगा, फटीग, वीकनेस, एसाइड्स हो जाएंगे, फ्लूइड हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा मरीज को। चले आगे, तो ये ध्यान रखना क्या क्या हो सकते हैं, ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिवर डिसऑर्डर डाइट प्लान इज लो प्रोटीन, हाई प्रोटीन, मॉडरेट प्रोटीन या फिर नन। तो लिवर डिसऑर्डर के केस में बेटा हमेशा प्रोटीन क्या देना आपको? लो प्रोटीन। नॉर्मल प्रोटीन चाहिए 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। 1 ग्राम किसमें? अडल्ट में, मेल में। और फीमेल में चाहिए कितना? 45 ग्राम पर डे। सीधी बात, नो बकवास। प्रेगनेंसी में +10 और लैक्टेशन में +20 करते हैं। याद आ रहा है? अब कह रहा है कि आपको लो प्रोटीन क्यों देनी है? क्योंकि लीवर क्या करता है बेटा? प्रोटीन किसमें टूटता है? अमोनिया में। अरे किसमें? और इस अमोनिया को यूरिया में, यूरिया साइकिल के थ्रू या ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू कौन कन्वर्ट करता है? लीवर। अगर लीवर बीमार है, तुमने प्रोटीन दिया तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा क्या? और बीमारी बढ़ेगी। और इसलिए प्रोटीन कौन से देना है? लो प्रोटीन। कोई डाउट है? नेक्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। ये लीवर से जो आपकी कौन सी डक्ट आती है? राइट हिपेटिक डक्ट। और ये कौन सी है? लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। फिर क्या बनाएगी? कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट आ रही है? सिस्टिक डक्ट। फिर क्या बनेगी? कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। और यहाँ पे वाल्व बाइडेन पाए जाते हैं। सीबीडी का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? कोलेंजाइटिस। और अगर इसमें स्टोन बन जाए तो कोलिडोकोलीलिथियासिस। कोई डाउट है? तो सीबीडी का इन्फ्लामेशन कोलेंजाइटिस। अरे कोई डाउट है? और कोलिसिस्टाइटिस किसका इन्फ्लामेशन है? गॉल ब्लैडर का। याद रहेगा? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूं आपको, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए। gallstone obstruct the flow of bile, how would the expect the client stool appear? gallstone क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलीलिथियासिस। सुनना, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। कोलीलिथियासिस का जो मोस्ट कॉमन जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल कोलीलिथियासिस। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल
और मिक्स वाला होता है तो कोलेस्ट्रॉल कोलिलिथियोसिस। ये अगर कोलिलिथियोसिस आपका गाल स्टोन, और गाल स्टोन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? नेक वाले रीजन में। जो गाल ब्लैडर होता है ना वो ऐसी स्ट्रक्चर, बेटा सुनना, ये हेड, नेक, बॉडी और टेल। सबसे ज्यादा कैंसर कहां होते हैं गाल ब्लैडर में? बॉडी में। और नेक के अंदर क्या होता है? गाल स्टोन। इसका जो एरिया कंप्रेस होता है इसको क्या बोलते हैं? हार्टमैन पाउच। गाल ब्लैडर में कौन सा पाउच बनता है? और सबसे ज्यादा गाल स्टोन कहां होते हैं? नेक में। तो जो गाल स्टोन होगा उसकी वजह से क्या हो रहा है? बाइल जो आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, बाइल जूस नहीं होगा तो स्टूल कैसा आएगा? इसका क्लासिकल काइंड सिम्टम है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसा होगा? लाइट क्ले कलर स्टूल। अरे येलो ना होके कैसा होगा? ब्राउन येलो ना होके कैसा होगा? इसमें बिलिरुबिन नहीं होगा तो कैसा होगा? लाइट क्ले कलर का स्टूल देखोगे। किस केस में? बाइल जूस। को डाउट है? को डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। फिर इसके मैनेजमेंट में अपन कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। क्या करते हैं? और कोलिसिस्टेक्टोमी में कौन सा इंसिजन लगाते हैं? कोचर इंसिजन। लेफ्ट साइड में 3 से 4 सेंटीमीटर कट करके ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट, आफ्टर एंडोस्कोपी प्रोसीजर विच इज द नर्सिंग प्राइमरी रोल टू स्टार्ट द ओरल सब्सटेंस ओरल फ्लूइड? बताइए। पेशेंट की क्या करिए बेटा? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी करते समय पेशेंट लेफ्ट लेटरल पोर्शन, बाकी बाद में वेरिएशन चेंज करते रहते हैं अलग अलग हर बात में। एंडोस्कोपी करते हैं तो एंडोस्कोप के ऊपर क्या लगाते हैं अपन? लिग्नोकेन जेली लगाते हैं ताकि नमनेस रहे। अब लिग्नोकेन जेली लगाओगे तो आपका जो एपिग्लोटिस है वो पैरालिसिस होगा कि नहीं होगा? तो जब तक क्या नहीं आ जाए, गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं हो जाए, तब तक आपको क्या नहीं देना? कुछ भी ओरली नहीं देना, वरना एस्पिरेशन का रिस्क है। सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। जीआईटी बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको। नेक्स्ट, प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इमिडिएटली आफ्टर गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी का मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट with the scope of endoscope, with the help of endoscope, continuous suction, assist for pain, check gag reflex या measure abdominal pain। तो आपने क्या करी है? गैस्ट्रोस्कोपी। तो गैस्ट्रोस्कोपी के बाद क्या करें? वही आपका क्या चेक करें? गैग। क्योंकि एंडोस्कोप पे क्या लगा रखा तुमने? लिग्नोकाइन जेली, एनेस्थेटिक एजेंट है। नेक्स्ट, पेशेंट हैज कम टू वार्ड आफ्टर लिवर बायोप्सी, व्हाट विल यू ऑब्जर्व फर्स्ट? लिवर बायोप्सी हुआ पेशेंट का, बताइए क्या ऑब्जर्व करोगे? Patient has come to ward after liver biopsy. What will you observe first? पहला, monitor BP, start IV infusion, administer analgesic medicine या place client on right side। बेटा आपको पहली बात तो लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी एक आपका रूटीन प्लान प्रोसेस होता है। प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या? प्री ओट तो आपको PTINR देखना है या कोई ब्लीडिंग की रिस्क नहीं उसको देखना। पोस्ट ऑपरेटिव क्या करना है? प्रिवेंट ब्लीडिंग। कैसी आपकी टाइट ड्रेसिंग करनी है? बताओ, लिवर बायोप्सी कर रहे हो तो ड्यूरिंग बायोप्सी कौन सी पोजीशन? सुपाइन विद हैंड अंडर नेक, और थोड़ा फ्लैंक पे अपन यहां पे पिलो भी लगा सकते हैं, या अपन कह सकते हैं बेटा लेफ्ट लेटरल पोर्शन। लेफ्ट लेटरल क्यों? अरे लेफ्ट में रहोगे तो लीवर राइट में तो ऊपर उठा रहेगा ना, यानी राइट साइड अपसाइड रहेगी। अगर ये ऑप्शन नहीं है सुपाइन विद हेड तो क्या जाएगा? लेफ्ट लेटर। क्लियर है बच्चों? पोस्ट ऑप कौन सा देखोगे? आप टाइट ड्रेसिंग करोगे अफेक्टेड साइड में तो कौन सी? राइट लेटरल पोर्शन या राइट साइड लाइन पोर्शन देंगे। प्रेशर था और पिलो लगा के रखेंगे। को डाउट है? पोस्ट ऑपरेटिव आपको बीपी वगैरह कोशिश करना है क्योंकि ब्लीडिंग की रिस्क रहती है। तो कह रहा है कि कम टू ए वार्ड आफ्टर लिवर आफ्टर बायोप्सी, तो आपका मेन टारगेट क्या रहेगा बेटा? वेरी वेरी प्लेस क्लाइंट ऑन राइट साइड। पोर्शन पहले प्रायोरिटी है, फिर क्या मॉनिटर करोगे? वाइटल्स। और वाइटल में इंपॉर्टेंट कौन है? बीपी। याद रहेगा। लिवर बायोप्सी के लिए कौन कौन सी निडल? अगर ओपीडी में कर रहे हैं तो विन सल्वरमैन निडल। अरे कौन सी निडल? अगर आप ओटी में ले जाके कर रहे हो तो ट्रू कट बायोप्सी निडल, और एक निडल आती है मैगिनी निडल। मैगिनी निडल भी यूज ली जाती है किसमें? लिवर बायोप्सी में। ये ध्यान रखना कौन कौन सी? वॉन सिल्वरमैन निडल, ट्रू कट बायोप्सी निडल और मैगिनी निडल। ओटी में कौन सी करते हैं? और अगर आपको ओपीडी साइड करना है लिवर बायोप्सी तो विन सिल्वरमैन निडल। चले आगे। Following is the liver biopsy, the highest priority assessment for the patient condition to check for pain, bilirubin, hemorrhage या pulmonary। तो रेट क्या रहेगा बेटा? हेमरेज। हेमरेज ब्लीडिंग रहेगी ना,
बीपी इसलिए तो मेजर कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? व्हाट मेडिसिन शुड बी होल्ड बिफोर द यूरिया ब्रीथ टेस्ट? बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट द पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या करते हैं बेटा, कार्बन कोटेड यूरिया पिलाते हैं अपन मरीज को। अगर किसी मरीज के स्टोमक में क्या है, एच पाइलोरी है, क्या है, तो एच पाइलोरी क्या बनाता है, यूरिएज, और ये यूरिया को किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में और CO2 में। अरे किस में कन्वर्ट करेगा, CO2 में। अब बताओ, अपन पहले तो बात करता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर अपन पेशेंट को कार्बन कोटेड यूरिया देते हैं। अगर उसके स्टोमक में क्या है, एच पाइलोरी, तो एच पाइलोरी क्या रिलीज करेगा, यूरिया को अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट करेगा, बॉडी में CO2 बढ़ेगी। तो बताओ, यूरिया ब्रीथ टेस्ट के लिए पाउच आता, उसमें आपने क्या दिया, कार्बन कोटेड यूरिया दिया, वो देने के बाद 20 से 30 मिनट बाद में उसकी आपको क्या करना है, एब्डोमेन एयर कलेक्ट करनी है, फूंक मार के उसकी एयर। तो पाउच आता है ऐसा, जैसे आपने ये पेपेज की वो आती है ना एनर्जी ड्रिंक, ऐसा पाउच आता है ना इस तरह से, हॉट वाटर बॉटल की तरह ऐसा पाउच आता है, तो उसमें फूंक मारते हैं। तो बताओ वहां कौन सी गैस देखी जानी चाहिए, CO2 गैस प्रेजेंट है, इसका मतलब यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यूरिया ब्रीथ टेस्ट में कौन सा गैस होना जरूरी है, CO2 गैस। को डाउट है, क्योंकि नॉर्मली स्टोमक से CO2 गैस नहीं आती, कहां से आती है, अबे ऑक्सीजन CO2 कहां से आती है, लंग से, ट्रेकिया से। आप हवा कहां से ले रहे हो, स्टोमक से। स्टोमक में CO2 गैस आ गई, स्टोमक से तो कैसी आती है, अमोनिया लाइक गैस आती है, हमारे पास में हीलियम, अमोनिया, सल्फर ऐसी गैस आती है, क्लियर, जिसके अपन फ्लेटस बनता आगे जाके उनसे, क्लियर। लेकिन यहां पे अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट है तो कैसी गैस बनेगी, फर्मेंटेशन होगा यूरिएज की वजह से और CO2 बनेगी। तो अगर आपके सांस जब छोड़ते हो, स्टोमक वाली सांस बाहर निकालोगे, पाउच में अगर CO2 प्रेजेंट है तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट प्रेजेंट है, मतलब आपका एच पाइलोरी प्रेजेंट है। अब ये टेस्ट करोगे, उससे पहले तुमने एंटीबायोटिक देगी तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा, तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा क्या, तो एंटीबायोटिक बिफोर 15 तो गलत है बेटा। एंटीबायोटिक और बिस्मत को आपको 1 मंथ पहले रोकना है, तो ये स्टेटमेंट कितने मंथ पहले, 1 मंथ पहले। ओमेप्राजोल 24 घंटे पहले गलत। ओमेज यानी पीपीआई को रोकना 7 दिन पहले, 1 वीक पहले। रेंटेक 24 घंटे पहले, एकदम सही स्टेटमेंट है बेटा। सुक्रालफेट 2 वीक पहले, सुक्रालफेट 1 वीक पहले। तो राइट आंसर क्या जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसको कब रोकोगे, एंटीबायोटिक और बिस्मत को कब है, 1 मंथ पहले, याद रहेगा। दूसरा ओमेज वगैरह को, पीपीआई को कितने दिन पहले, 1 सप्ताह पहले। रेंटेक को 1 दिन पहले रोकते हैं, और सुक्रालफेट वगैरह को आपका 1 वीक या 1 मंथ तक का अपन समय दे सकते हैं। 1 मंथ इज बेटर आंसर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, रेंटेक 1 दिन पहले रोकना इज ए राइट आंसर। को डाउट है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूरा है। व्हाट मेडिकेशन शुड बी होल्ड बिफोर द, तो सारी होल्ड करते हैं लेकिन समय गलत लिखा हुआ है दूसरों को, याद रहेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट आंसर गोज टू सी। नेक्स्ट, और गैस कौन सी कलेक्ट करते हैं, CO2, ये थोड़ा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन पेंडेज इंडिकेट टू टेक मिल्क इनिशियली विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इजीली डाइजेस्टेबल डाइट, गैस्ट्राइटिस, इंजाइना, पेप्टिक अल्सर या माल एब्जॉर्प्शन। तो इनिशियली अगर बेटा कोल्ड मिल्क देना, स्मॉल अमाउंट में, इजीली डाइजेस्ट हो जाए ताकि हीलिंग भी बढ़े और इरिटेशन भी नहीं हो, तो किस पे यूज करते हैं, पेप्टिक अल्सर। अब थोड़ा अपन जानते हैं बेटा किसके बारे में, पेप्टिक अल्सर के बारे में। इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, सीख लेना, जान लेना, यहां से 100% क्या आने वाला है। पेप्टिक का मतलब होता है एसिडिक मीडियम की वजह से, पेप्टिक का मतलब स्टोमक नहीं है, एसिडिक मीडियम की वजह से अल्सर होना। और पेप्टिक अल्सर क्या है, क्या ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्टोमक म्यूकोसा, ये तो सिंपल है। और बात है, पेप्टिक अल्सर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोई NSAID ले रहा है, नॉन स्टेरॉइड। स्टोमक को देखना, स्टोमक के अंदर ही अंदर किसका प्रोटेक्शन होता है, प्रोजेस्टेरोन का, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन का, प्रोजेस्टेरोन का नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन का। इसके अलावा प्रोटेक्शन किसका होता है, म्यूकस का, किसका, म्यूकस का। को डाउट है, अगर आप NSAID देते हो तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, इनहिबिटर, लाइक एस्पिरिन। तो एस्पिरिन खाने से क्या हो सकता है आपका एल्कोहल कंजप्शन, किसका कंजप्शन, हाई स्पाइसी डाइट, स्ट्रेस हो गया आपका, और मेन जो कारण होता है वो कौन होता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन।
को डाउट है? जिसकी खोज रोबेन वारेन ने और किसने, हेबर ने की थी। क्लियर बच्चों? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया जिम्मेदार है, जो कि कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा। अरे कैसा बैक्टीरिया? इज अ लीडिंग कोज ऑफ पेप्टिक अल्सर, मतलब रिस्क फैक्टर है मेन, कारण तो नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट कोज क्या है अननोन, क्योंकि 90% एसोसिएशन है किसका, एच पाइलोरी का। बाकी अदर कारणों में एनएसईआईडी, स्ट्रेस, एल्कोहल इंफ्यूज वेगस स्टिमुलेशन, स्टोमक इरिटेंट ज्यादा लेने से आपका हो सकता है, डिफेंसिव फैक्टर और एग्रेसिव फैक्टर में आपका वेरिएशन हो जाए उसकी वजह से, क्लियर, प्रोस्टाग्लैंडिन और म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाए वगैरह से। कोई डाउट है बेटा? ये पेप्टिक जो अल्सर है देखना 3 तरह का होता है। पहला होता है इसोफेजियल, दूसरा होता है गैस्ट्रिक स्टोमक में, और तीसरा ड्यूडेनल। कौन सा? इसोफेजियल रेयर होता है, गैस्ट्रिक 10 से 15%, और सबसे ज्यादा किन में होता है? तो गैस्ट्रिक वाला किस में, ओ में, और ड्यूडेनल अल्सर किस में होता है, ए बने। गैस्ट्रिक कैंसर बेटा, आप सुनिएगा बेटा, गैस्ट्रिक कैंसर सबसे ज्यादा किस में होता है, ओ में या ए में? नहीं, ए में। और ड्यूडेनल सबसे ज्यादा किस में होता है, ओ में। याद रहेगा, डीओ, डीओ का मतलब ओ आ रहा है, ड्यूडेनल ओ में ज्यादा होता है। गैस्ट्रिक, अबे कमबख्त, तो 45% ब्लड ग्रुप ही क्या होता है, ओ, और 90% अल्सर कौन सा होता है, ड्यूडेनल। तो सीधी बात है, 45 दूर 90 हो गया रे यार, नहीं समझे? तो ड्यूडेनल जो अल्सर होते हैं सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप में, ओ में, और गैस्ट्रिक किस में, ए में। याद रहेगा। चले आगे, याद रहेगा, सुन लिए, ड्यूडेनम में DUO आ रहा, तो ओ यानी ड्यूडेनम का मतलब ओ ब्लड ग्रुप में ज्यादा होगा, और गैस्ट्रिक में GA आ रहा, तो ए वाले में किस में होगा, गैस्ट्रिक कैंसर। कोई डाउट है बच्चों? अब देखिएगा क्या क्या साइन सिम्टम रहेंगे, आपको कारण वगैरह तो पता चल गए। देखिएगा साइन एंड सिम्टम बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इसोफेजियल कैंसर की। इसोफेजियल कैंसर मात्र 5% होते हैं, GERD वाले रोगों में ज्यादा रिस्क रहती है, इसमें स्मोकिंग वाले में, जो लोग एल्कोहल लेते हैं, एनएसआईडी वगैरह यूज करते हैं। यहाँ पे क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होगा, पायरोसिस। पायरोसिस का मतलब हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक कंटेंट डिग्रेडेट होंगे, खाना खाते समय तो हार्ट बर्न होगा आपका। बताओ ओडिनोफेजिया होगा कि नहीं होगा? अबे कमबख्त, तो खाना खाओगे तो खाना जब यहाँ से, कहाँ से, इसोफेगस से गुजरेगा, तो वहां पे दर्द होगा नहीं होगा छालों में, तो क्या होगा, ओडिनोफेजिया, पेनफुल स्वेलिंग। इसके अलावा बेटा ब्राइट रेड इमेसिस होगा कि नहीं होगा? ब्लीडिंग होगी तो उल्टी कैसी होगी, एकदम ब्राइट रेड, कैसी होगी, ब्राइट रेड। मैनेजमेंट क्या, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, क्लियर है। दूसरा कौन सा होता है बेटा, गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक मतलब कहां पे, स्टोमक में, और स्टोमक में सबसे ज्यादा अल्सर कौन से पार्ट में है, पाइलोरिक पार्ट में, पक्का, पाइलोरिक रीजन में। चले आगे, अब देखिएगा गैस्ट्रिक क्या आपका हो रहा है। अब देखिएगा इसमें साइन, ये सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप वालों में होता है, ए ब्लड ग्रुप वालों में। चले आगे, ये टोटल अल्सर का कितना होता है, 10 से 15%। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे जो पेन होगा, बताओ स्टोमक इस तरह से आपका, स्टोमक का जो ये आपका रीजन है, आपका कौन सा, गैस्ट्रिक वाला रीजन, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में है कि नहीं है? तो पेन का होगा, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, होगा कि नहीं होगा? एपिगैस्ट्रिक एरिया है स्टोमक, इसलिए एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। कोई डाउट है? नेक्स्ट, पेन आफ्टर ईटिंग फूड। बताओ खाना जैसे तुम खाओगे तो खाना कहाँ आएगा, स्टोमक में। खाना जैसे GCL को टच करेगा तो GCL क्या रिलीज कराएगी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन से HCl बढ़ेगा, HCl बढ़ेगा तो ये बताओ, ये जो डैमेज एरिया है उसमें इरिटेशन होगा कि नहीं होगा, जहां पे छाले बने हुए हैं। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो पेन आफ्टर ईटिंग फूड, और मोस्टली खाना खाने के कितने घंटे बाद, 1 आवर्स बाद। चलो बच्चों, 3 से 4 आवर्स बाद में पेन में क्या मिलेगा, रिलीफ। कोई पर्सन क्या कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, तो उससे भी पेन क्या होगा, रिलीफ होगा। अबे 3-4 घंटे बाद में खाना खाली हो जाएगा तो पेन में आराम मिलेगा ना, और आदमी क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा तो रिलीफ, और फास्टिंग करेगा, वोमिटिंग या फास्टिंग से भी पेन क्या होगा, रिलीफ। फास्टिंग भी करेगा तो कुछ खाएगा नहीं और जाएगा नहीं, तो HCl कैसे रिलीज होगा, नहीं समझे? देखो एपिगैस्ट्रिक रीजन पेन होगा, ए ब्लड ग्रुप में ज्यादा होता है। दूसरा पेन आफ्टर, खाना खाने के बाद होगा, और मोस्टली 1 घंटे बाद, क्योंकि 1 घंटे बाद जब खाना कहाँ पे हो जाता है, गैस्ट्रिक फेज में होगा, तो सबसे ज्यादा HCl सिक्रेशन वहीं से होता है, तो उस समय पेन होगा।
3-4 घंटे बाद स्टोमक क्या होगा, रिजर्वोयर है तो खाली होगा ये, तो पेन में क्या मिलेगा, रिलीव मिलेगा। और वोमिटिंग और पेन और फास्टिंग से पेन क्या मिलेगा, रिलीफ। यहाँ पे जो ब्लीडिंग आएगी, यहाँ पे मोस्टली क्या देखने को मिलेगी, हिमेटिमेसिस, और ये कैसी ब्लीडिंग आएगी, डार्क रेड कलर की। अरे ब्लड इकट्ठा होगा, रिजर्वोयर है, और ब्लड कैसी आएगी, डार्क रेड कलर की वोमिटिंग होगी। नहीं समझे? दूसरा कौन सा, लास्ट, ड्यूडेनल अल्सर। सबसे ज्यादा 80% कौन से अल्सर होते हैं, ड्यूडेनल ही होती है। सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में। आरे पास में था, वेरी इंपॉर्टेंट। पेन जो होगा एपिगैस्ट्रिक टू हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, अम्लाइकस और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर बेटा? पेन रिलीव आफ्टर फूड इंटेक। क्यों? क्योंकि जैसे ही खाना खाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, बंद, और 3-4 घंटे तक खाना कहां पड़ा रहेगा, स्टोमक में। तब तक गैस्ट्रिक जूस कहां नहीं जाएगा, ड्यूडेनम में। और बताओ सबसे ज्यादा ड्यूडेनल अल्सर कौन से पार्ट में होते हैं, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में। तो 3-4 घंटे तक रिजर्वोयर है तो वहां रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहां पे जो क्या होगा बेटा, पेन इज एपिगैस्ट्रिक टू हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होगा। पेन रिलीफ आफ्टर फूड इंटेक, जैसे खाना खाओगे तो क्या होगा, अरे यहां पे खाना पड़ा रहेगा, रिजर्वोयर है तो खाना, अगर गैस्ट्रिक जूस जाएगा नहीं तो पेन कैसे होगा, कोई डाउट है? पेन अकर आफ्टर 3 to 4 आवर ऑफ फूड इंटेक। यहां तो रिलीव हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि 3-4 घंटे बाद में स्टोमक खाली होगा, हाईली काइम कहां एंटर करेगा, तो दिक्कत होगी ना। तो यहां पे क्या करोगे, पेन अकर आफ्टर 3 to 4 आवर ऑफ फूड इंटेक। समझ रहे आप? और अब रात को 9 बजे खाना खाया, 1-1:30 बजे पेन होगा, तो बताओ मिड नाइट अवेकनिंग पेन होगा कि नहीं होगा? अरे कैसा पेन होगा, मिड नाइट अवेकनिंग पेन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद क्या बात करेंगे अपन, इसके अलावा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, पेन इंक्रीज बाय फास्टिंग एंड वोमिटिंग। सुनना, जैसे वोमिट करोगे तो स्टोमक तो खाली हो जाएगा, लेकिन स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, तो थोड़ा बहुत जो एचसीएल बचा हुआ कहां जाएगा, ड्यूडेनम में। या तुम फास्टिंग करोगे तो भी जो आपका जो रिजर्व जो क्या होता है एचसीएल 50 ml वो लीक होकर कहां जाएगा, ड्यूडेनम में। तो फास्टिंग और किससे, वोमिटिंग से पेन क्या होगा, और बढ़ेगा। और यहां पे मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, मिलेना, क्योंकि लोअर आपका स्टूल कहां से, ड्यूडेनम से कहां जाएगा ब्लड, जेजुनम में, इलियम से, और स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, तो मिलेना देखने को मिलेगा मोस्टली। बाकी दोनों में एनीमिया देखने को मिलेगा, फटीग, वीकनेस, इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, पेन ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। अंतर समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, वहां पे एपिगैस्ट्रिक टू हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। पेन आफ्टर ईटिंग फूड, और यहाँ ईटिंग फूड के बाद पेन में क्या मिलता है, रिलीव। 3 से 4 घंटे पहले बाद में पेन में आराम मिलता है, और यहाँ पे पेन बढ़ता है, जिसको मिडनाइट अवेकनिंग पेन बोलते हैं। वोमिटिंग और फास्टिंग से पेन क्या होता है, रिलीफ। और पेन यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किससे, वोमिटिंग और फास्टिंग से। यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश हेमेटोसिस देखने को मिलेगा, और वहां पे मोस्टली क्या देखने को मिलता है, मिलेना, क्योंकि ओल्ड ब्लीडिंग है, स्टूल के थ्रू आ रही है, लोअर जीआईटी की बात होगी नीचे। अरे सिंपल है ना। डायग्नोसिस क्या करोगे आप, पेप्टिक अल्सर की डायग्नोसिस बताइए बेटा, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में एनएसआईटी वगैरह यूज वगैरह करोगे, कंफर्म डायग्नोसिस है बेटा, सीधी बात, नो बकवास। क्या? अरे गैस्ट्रिक बायोप्सी, एंडोस्कोपी विद बायोप्सी करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं और साथ में बायोप्सी भी उठा लेते हैं वहीं से, तो कंफर्म डायग्नोसिस, उसमें एच पाइलोरी डिटेक्ट कर सकते हैं आप। ब्लड टेस्ट करोगे आप, अरे ब्लड टेस्ट करोगे तो आपको एंटीबॉडीज मिलेगी, किसके खिलाफ, एच पाइलोरी के खिलाफ। बाकी आप एंडोस्कोपी विद बायोप्सी कर लो इसके अलावा कौन सा टेस्ट करते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। और किस में, इसमें कौन सी गैस देखते हैं, CO2, स्टोमक से कौन सी गैस निकलेगी, CO2, जबकि अमोनिया और सल्फर और हीलियम ऐसी गैस निकलनी चाहिए। अरे कोई डाउट है? चले आगे। और इसको बेटा एंटीबायोटिक और बिस्मथ साल 1 महीने पहले, समझ रहे आप? आपकी पीपीआई कितने हफ्ते पहले, 1 वीक पहले। और रेंटेक वगैरह S2 ब्लॉकर है, ये कितने हफ्ते पहले, 1 दिन पहले। याद रहेगा, स्टॉप करना। चले आगे, रेंटेक वगैरह क्लियर। मैनेजमेंट क्या करोगे, तो मैनेजमेंट में अपन क्या देते हैं, पहले तो यूज करते हैं पीपीआई, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल,
पेंटोप्राजोल, जिनके पीछे प्राजोल लग रहा है वो सब क्या पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इनका साइड इफेक्ट क्या रहता है, कॉन्स्टिपेशन, नर्वसनेस, ऐसे डायरिया वगैरह सिम्टम आ सकते हैं इनके। चले आगे, पीपीआई, पीपीआई क्यों यूज करते हैं, सुनना, क्यों काम करता है देखना। गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता, सुनना इस बात को। ये स्टोमक है, स्टोमक में कौन सी सेल आ रहा है, ऑक्जेंटिक सेल, जिनको अपन ने क्या बोला, पैराइटल सेल। ये आपके ब्लड में हाइड्रोजन भी और क्लोराइड भी है। ये सेल क्या करती है, एक पंप चलाती है, इसको बोलते हैं प्रोटोन पंप। कौन सा पंप, ये प्रोटोन पंप क्या करता है, ब्लड से हाइड्रोजन और क्लोराइड को पकड़ता है और HCl बनाता है, जिसको अपन गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। कौन सा पंप, इस प्रोटोन पंप को मदद करने के लिए 4 रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिन 1, हिस्टामिन 2, हिस्टामिन 3 और हिस्टामिन 4। मेन जो रिसेप्टर होते हैं वो H2 रिसेप्टर होते हैं। तो इस H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर प्लस प्रोटोन पंप की मदद से ब्लड में जो हाइड्रोजन और क्लोराइड है उसको पकड़ के कहां भेज दिया जाता है, कौन सी सेल के पास, ऑक्जेंटिक या चीफ सेल के पास, सॉरी ऑक्जेंटिक या कौन सी पैराइटल सेल के पास, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, HCl। HCl बनाने के लिए एक तो प्रोटोन पंप चाहिए और H2 रिसेप्टर। बताओ पेप्टिक अल्सर में ये दोनों ज्यादा बन रहे हैं, तो इस प्रोटोन पंप को भी क्या कर दो, इनिबिट, और इस H2 रिसेप्टर को भी क्या कर दो, ब्लॉक। H2 रेटेक ब्लॉकर रेनिटिडीन, नाम सुना है आपका, सिमेंटिडीन, निजेटिडीन, ये नाम सुना है। पहला क्वेश्चन वेरी 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 इंपोर्टेंट, किसको लीवर डिसऑर्डर हो, अरे कौन से डिसऑर्डर हो, तो बताओ सेफ H2 ब्लॉकर कौन सी है, निजेटिडीन, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिक नहीं होती है। बाकी रेंटेक वगैरह हेपेटोटॉक्सिक होती है, कॉन्स्टिपेशन करती है, ऑस्टियोपोरोसिस कर सकती है। सिमेंटिडीन आपको अलर्ट जॉब वाले पर्सन को नहीं देना, क्यों, क्योंकि सिमेंटिडीन किसको क्रॉस करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और प्रोडेशन में क्या करती है, सडेशन। अब मान लो किसी पर्सन ने सिमेंटिडीन ले ली सुबह 7 बजे, तो ये सिमेंटिडीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी और क्या रिलीज करेगी, अरे नींद लाएगी। अब अलर्ट जॉब, जैसे कोई फैक्ट्री में काम करता है आग की भट्टी के पास, आपका दिहाड़ी मजदूर है जो छत पे काम करता है, उसको नींद का झोंका आएगा तो नीचे गिर के मरेगा नहीं मरेगा। तो अलर्ट जॉब वाले ड्राइवर्स वगैरह को इनको ये सिमेंटिडीन मॉर्निंग में नहीं देनी है, तो कब देनी है, नाइट में। बाकी रेंटेक वगैरह सुबह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाली पेट, रेबीप्राजोल। अरे बात समझो, निजेटिडीन सेफ है किसमें, लीवर डिसऑर्डर, याद रहेगा। अरे बोलो भाई, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटोन पंप किसको इनहिबिट करता है, प्रोटोन पंप को, जिसमें ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल वगैरह आती है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एंटासिड, अरे क्या यूज कर सकते हैं, इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड, जैसे एल्यूमिनियम, कौन सा, हाइड्रोक्साइड, अरे AgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम क्या करता है बेटा, अरे क्या करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन, और मैग्नीशियम क्या करता है, डायरिया करता है, साइड इफेक्ट के रूप में, ये थोड़ा ध्यान रखना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH2 क्या करता है, साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या करता है देखना, ये HCl है, तुमने क्या दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया किसी को, तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 2H2, तो एल्यूमिनियम HCl किस में बदल जाएगा, पानी में, और एल्यूमिनियम क्लोराइड नुकसान नहीं करेगा, और इसका साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्स्टिपेशन। जबकि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्लोराइड है बेटा, वो क्या करता है, डायरिया। इसके अलावा बिस्मथ साल्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, ये भी एसिड को न्यूट्रल करते हैं। एक जेल आती है म्यूक्वेन जेल, ये बेटा एनेस्थेटिक होती है, खाना खाने से पहले देते हैं ताकि स्टोमक में जाके क्या करें, एनेस्थेटिक इफेक्ट आए। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज करते हैं, कौन सा, मीजोप्रोस्टोल, पर ध्यान रखना मदर प्रेग्नेंट ना हो। मीजोप्रोस्टोल में क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन जाएगा और स्टोमक के चारों तरफ क्या बनाएगा, कोट, ताकि HCl म्यूकोसा को डैमेज ना करे। अगर आपसे पूछे कि पेप्टिक अल्सर है, अरे कौन सा अल्सर है, तो एंटीबायोटिक क्या यूज करोगे, तो जो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस रहती है पेप्टिक अल्सर में, सुनना मेरी बात, वो कौन सी रहती है बेटा, क्लेरिथ्रोमाइसिन। अगर आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, किसमें, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो कौन सी है, कौन सी, क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर। और पीपीआई ऑफ चॉइस पेंटोप, H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस इज रेंटेक। कोई डाउट है, इसमें एक थेरेपी चलाते हैं अपन, पहली कौन सी, ट्रिपल थेरेपी।
आ रहा कौन सी थेरेपी? ट्रिपल थेरेपी में एक होनी चाहिए पीपीआई, एक क्या होनी चाहिए क्लेरिथ्रोमाइसिन, और एक होना चाहिए ऑगमेंटिन। अरे अमोक्सिसिलिन, ये तो होती है कौन सी? ट्रिपल थेरेपी। कोई डाउट है बच्चों? अरे कोई डाउट बच्चों? और एक थेरेपी चलती है कौन सी? क्वाड। एक थेरेपी कौन सी चलती है? क्वाड थेरेपी। इसमें एक तो क्या होगी? पीपीआई। अरे पीपीआई होगी। एक कौन सी होगी? मेट्रोनिडाजोल। एक होगी कौन सी? बताइए, चलते कमेंट कीजिएगा। क्वाड थेरेपी में पीपीआई, मेट्रोनिडाजोल, एक होता है बिस्मथ साल्ट। अरे कौन सा साल्ट? बिस्मथ साल्ट। एक और क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन। कौन सी? टेट्रासाइक्लिन। मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, बिस्मथ साल्ट वगैरह अपन यूज में लेंगे बेटा। क्लियर? और बताओ मेट्रोनिडाजोल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। और डाइसल्फोराम लाइक रिएक्शन करती है तो अल्कोहल के साथ पूरी तरह से क्या करें? अवॉइड करें। तो आप ये हो गया पेप्टिक अल्सर। ट्रिपल थेरेपी में पीपीआई, क्लेथ्रोमाइसिन और ऑगमेंटिन यानी अमोक्सिक्लेव यूज करेंगे। अरे बोलो भाई, अगर इससे एलर्जी है तब मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं। और क्वाड के अंदर पीपीआई, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और बिस्मथ, इनसे किसी एलर्जी हो तो पेनिसिलिन भी यूज कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, चले आगे। दिस इज होल अबाउट किसके बारे में? पेप्टिक अल्सर। कैसी डाइट देनी है? बिल्कुल ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट जिसमें नो स्पाइस और हाई मिल्क देना ताकि हाई प्रोटीन देना ताकि हीलिंग क्या हो? प्रमोट। हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट ब्लेंड डाइट देंगे। को डाउट है? रफेज वगैरह अच्छे से देंगे, फूड एवरेज देंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा। विच ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट परफॉर्मेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर? अब तो पेप्टिक अल्सर उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है बेटा पेरिटोनाइटिस। और पेरिटोनाइटिस होगा तो बोर्ड लाइक क्या होगा? रिजिड एसिड्स वगैरह होंगे। तो आपको बोर्ड लाइक क्या देखने को मिलेगा? रिजिड एब्डोमेन देखना। इसका मतलब पेशेंट को क्या हुआ है? पेप्टिक अल्सर क्या हो गया? परफोरेट और एसिड्स हो गया और पेरिटोनाइटिस हो गया हो सकता है। और सबसे ज्यादा ड्यूरल अल्सर परफोरेट होता है बेटा। देखिएगा बेटा, बोर्ड लाइक रिजिड एब्डोमेन, रिजिड एज ए बोर्ड, बहुत टाइट हो जाएगा पेट, पेरिटोनाइटिस का इंडिकेशन है। और अगर पेप्टिक अल्सर है तो क्या करोगे? अरे पेप्टिक अल्सर में बिलरोथ फर्स्ट और सेकंड सर्जरी करता है ना, तो सर्जरी कौन कौन सी करते हैं पेप्टिक अल्सर में? सुनो, पहली कौन सी? बिलरोथ फर्स्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी। इसमें क्या करते हैं ना? स्टोमक का नीचे वाला हिस्सा काटते हैं, पॉलस वाला, और बाकी हिस्से को किससे? ड्यूडेनम से जोड़ते हैं। बिलरोथ फर्स्ट। दूसरी कौन सी होती है? बिलरोथ सेकंड। इसमें क्या करता है? गैस्ट्रो, इसके अंदर स्टोमक का लोअर हिस्सा और ड्यूडेनम पूरे को काटते हैं और बचे हुए किससे जोड़ते हैं? अगर एक और क्या कर सकते हैं? कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी। और कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी हुई तो किसकी कमी हो सकती है? विटामिन B12 की, क्योंकि इंस्ट्रिक्टिव फैक्टर कम होगा तो लाइफ लॉन्ग क्या चलेगा उसको? विटामिन B12। इसके अलावा वेगोटोमी कर सकते हैं, क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेशन से भी HCl बढ़ता है पैरासिम्पैथेटिक, तो वेगस नर्व को क्या कर सकते हैं अपन? लिगेट कर सकते हैं, वेगोटोमी मैनेजमेंट। अरे बोलो भाई, चले आगे। और ये मैंने बता ही दिया, विटामिन B12 स्टार्टिंग के सप्ताह में अल्टरनेट डे, फिर एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी वीकली, और फिर एक महीने के बाद एवरी मंथ लाइफ लॉन्ग चलेगा। कौन सा? और रूट कौन सा रहेगा उसका? IM, और ही नहीं दे सकते आप। को डाउट है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? पेरिटोनाइटिस। किसका? पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट, अगर परफोरेट हो रहा है, स्टूल विल अपीयर चाकी वाइट आफ्टर द बेरियम स्वेलो एग्जामिनेशन, व्हाट इज द नर्सिंग रोल? अपन बेटा अपर GIT को डायग्नोस करने के लिए बेरियम स्वेलो टेस्ट कराता है। बेरियम आता है आपका, उसको पानी मिला के देते हैं 2 लीटर पानी में, तो ये चाकी आता है 24 घंटे 48 घंटे तक। ये कैसी पाउंडिंग है? नॉर्मल है बेटा। क्लियर है? इंक्रीज फ्लूइड इंटेक। क्या करें आप? फ्लूइड इंटेक बढ़ाए, पानी पिएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर उससे काम नहीं चल रहा तो लेग्जेटिव दे। और पेशेंट को एडवाइस करने कि 48 आवर्स तक या 24 से 48 घंटे तक कैसा? व्हाइट चाकी कलर का स्टूल क्या है? नॉर्मल है। किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये आपका कौन सा? आपका बेरियम स्वेलो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये खुद क्या करता है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करता है। कोई डाउट है? नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस?
बताइए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस है तो पर्सन को क्या देखना होगा, रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस का मतलब समझा रहा है, अरे तुमने किसी ऑर्गन को दबाया, दबाते समय आप दर्द होता तो टेंडरनेस, लेकिन तुमने दबाया और दबा के जब प्रेशर क्या कर रहे हो, रिलीव कर रहे हो, उस समय पेन होना क्या कहलाता है, रिबाउंड टेंडरनेस। अरे क्या कहलाता है बाल को, रिबाउंड। याद रहेगा, कंफर्म याद रहेगा, छोटी छोटी बातें और शलक्षण। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा किसके बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस क्या बेटा, इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, अपेंडिसाइटिस कहलाता है। याद रहेगा, कोई डाउट है इसमें? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, अपेंडिसाइटिस। मोस्ट कॉमन कोज पूछे तो सीधी बात, नो बकवास, फेकलित। फेकलित का मतलब बेटा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होगा तो बताओ सीकम का पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता कौन, अरे अपेंडिक्स। और पहले तो पता नहीं था कि ये वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन आजकल पता चला कि ये लिम्फेटिक ऑर्गन है। कैसा पार्ट है, डिफेंस का काम भी करता है। और ये किससे अटैच होता है, सीकम से। कितना, लगभग 8-10 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइन। यहाँ पे ओपनिंग होती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्टूल किस में जम जाएगा, अपेंडिक्स में, और क्या होगा, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस होगा तो आपका वेरी वेरी अर्ली सिम्टम क्या आएगा, बताइए है? क्या होगा, कोली की पेन। कैसा पेन होगा, कोली की पेन होगा, किसके ऊपर, मेक बर्नी पॉइंट पे, या मैं बोल सकता हूं राइट इलियक फोसा में। ये देखिएगा बेटा, ये राइट इलियक फोसा है, ये अम्बिलिकस है, और ये कौन सी आपकी सुपीरियर इलियक क्रस्ट है। तो इस इलियम से 2/3 नीचे और सुपर इलियक से 1/3 ऊपर, यहाँ पे राइट इलियक फोसा में एक पॉइंट बनता है, इसको क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट। अम्बिलिकस से कितना दूर, 2/3, और इलियम बोन से 1/3, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, इसे क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट। आ रहा कोई डाउट बच्चों? तो मैकबर्नी पॉइंट में क्या होगा, कोली की पेन होगा। क्लियर बच्चों? आप किधर, लेफ्ट में पाल्पेट करोगे, कहां पे, लेफ्ट में पाल्पेट करने पर राइट इलियक फोसा में, कौन से फोसा में, कैसा पेन होगा, रेडिएटिंग पेन होगा। ये सिम्टम क्या कहलाता है, रोजिंग साइन। को डाउट है बच्चों? अरे कौन सा, रोजिंग साइन। याद रहेगा। तो पेन केराटाइटिस में कौन सा साइन देखने को मिलता है, रोजिंग साइन। कि लेफ्ट इलियक फोसा को कंप्रेस करेंगे, पाल्पेट करेंगे तो किधर रेडिएट होगा पेन, राइट में, किधर, मैकबर्नी पॉइंट में। बाकी नोजिया, वोमिटिंग होगा। इसके अलावा एक मर्फी ट्राइड आएगा। कौन सा सिम्टम, मर्फी ट्राइड में ऐसा एंगल बनेगा बेटा, पेन होगा, इंफेक्शन है तो फीवर होगा, और क्या होगी, वोमिटिंग होगी। पेन, फीवर, क्या चीज, पेन, फीवर, और क्या देखने को मिलेगी, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। अरे कोई डाउट है बच्चों, कंडीशन क्या कहलाएगी, अरे क्या कहलाएगी, यही है, चलेगा बच्चों। तो आपको क्या देखना, वोमिटिंग देखने को मिलेगी, क्या कराएगा, मर्फी ट्राइड। और एक होता मर्फी साइन। मर्फी साइन किसमें देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मर्फी साइन किसमें देखने को होता है, कोलिसिस्टाइटिस में। इसमें क्या होगा, राइट हिपेटिक मार्जिन को पेल्पेट करेंगे तो राइट शोल्डर की तरफ पेन क्या होगा, रेडिएट। तो मर्फी ट्राइड तो किसमें देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में। और मर्फी साइन किसमें देखने को मिलता है, कोलिसिस्टाइटिस में। ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपको। क्लियर बच्चों? कोली की पेन होगा आपका, वोमिटिंग, नोजिया, एब्डोमेन पेन, फीवर, ऐसे सिम्टम आएंगे। किस केस में, अरे किस केस में बाल को, अपेंडिसाइटिस के केस में। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक। यहां से 101% क्वेश्चन आएगा। कोई माई का लाल या कोई माई की लाली यहां से क्वेश्चन नहीं रोक सकता। नेक्स्ट,
एक साइन और देखने को मिलेगा यहां पे, बोसस साइन। राइट जो स्केपुला है ना वहां पेन फील होगा, ये राइट स्केपुला ना, यहां पे पेन फील होगा। इस साइन को क्या बोलते हैं? बोसस साइन। दिस इज आल्सो सीन इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। मेन कारण फेकलित है, कोलिक एब्डोमिनल पेन होगा, नोजा वोमिटिंग फीवर आएंगे, राउजिंग साइन देखने को मिलेगा आपको, बोसस साइन देखने को मिलेगा, और मर्फी ट्राइड जिसमें पेन फीवर और क्या देखने को मिलेगी? वोमिटिंग। चले आगे बच्चों, पेन आपका मैनेजमेंट जो करोगे इसमें मेन टारगेट क्या है? पेन मैनेजमेंट। अपेंडिसाइटिस का बेटा यूएसजी के द्वारा कंफर्म हो जाएगा, सीटी एमआरआई करा लो आप, आरी पास में एक्सरे वगैरह करा लो। पेन मैनेजमेंट प्रायोरिटी, पेन मैनेजमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? ये क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा? कोल्ड एप्लीकेशन। अगर क्वेश्चन आए बेटा कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, क्या है, और अपेंडिसाइटिस इंड्यूस्ड पेन में प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या, तो पहला काम क्या? कोल्ड एप्लीकेशन। अरे कौन सा एप्लीकेशन? कोल्ड एप्लीकेशन में टेम्परेचर रखते हैं 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 59 से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच, याद रहेगा, कोल्ड एप्लीकेशन में। और एक कोल्ड स्पंज में अंतर होता है दोनों में। कोल्ड स्पंजिंग में टेम्परेचर रखते हैं 70 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में, एक ही वर्ड में पूछो तो 70। कोल्ड स्पंजिंग अलग है और कोल्ड एप्लीकेशन अलग। कोल्ड स्पंजिंग में तो गीला कपड़ा फेरते हैं शरीर, स्पंजिंग में लोकलाइज एरिया में कंप्रेस करते हैं। तो अगर आपको पेनक्राइटिस इंड्यूस पेन है तो प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है? कोल्ड एप्लीकेशन। अरे कोई डाउट है? और कोल्ड एप्लीकेशन और कोल्ड स्पंजिंग दोनों अलग चीज है। अबे समझे? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। कोल्ड एप्लीकेशन करें आप। अरे बोलो भाई, दूसरे नंबर पे आप पेन मैनेजमेंट के दूसरा रोल क्या है? पोजीशन। अरे दूसरा रोल क्या है? पोजीशन। वाई? पोजीशन जो देंगे वो कौन सी देंगे? अफेक्टेड साइड में, राइट लेटरल विद नी फ्लेक्स। अरे कौन सी पोजीशन देंगे बेटा? राइट लेटरल विद नी फ्लेक्स दोगे, या सुपाइन विद लेग फ्लेक्स भी दे सकते हैं, पर बेस्ट कौन सी है? राइट लेटरल विद नी फ्लेक्स, या सेमी फाउलर विद नी फ्लेक्स, ये भी दे सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी राइट लेटरल विद नी फ्लेक्स टू एब्डोमेन। किसको टच करेंगे? एब्डोमेन को गार्डन करेंगे यू, तो सर्दियों में कुआरे आदमी सोते हैं ना सीमेंट के, वैसे राइट साइड में। कौन सा? राइट लेटरल विद नी फ्लेक्स पोजीशन, हमारी बात में। और सेमी फाउलर सेकंड पोजीशन है। एंड दिस इज द सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पेन। फर्स्ट मैनेजमेंट कोल्ड एप्लीकेशन, सेकंड। तीसरा, अवॉइड पेन किलर। कोई भी पेन किलर नहीं देनी है। क्यों? लाइक कोई मॉर्फिन वगैरह दे रहे हो तो ये सब क्या करती है? कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से पहले ही हो रहा है। अरे कोई डाउट है? दूसरा, अवॉइड हेट एप्लीकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा एप्लीकेशन नहीं देना है? हॉट। हॉट में 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होता टेम्परेचर। अरे समझे? सॉरी, ये तो होता है वार्म में। हॉट 115 डिग्री से फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। अरे हॉट एप्लीकेशन दोगे तो अपेंडिक्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो वेसो क्या होगी? डायलेट, और वेसो डायलेशन से अपेंडिक्स क्या हो सकता है? तो हॉट एप्लीकेशन क्या प्रोड्यूस करता है? वेसो डायलेशन, और वेसो डायलेशन से अपेंडिक्स क्या हो सकता है? रप्चर हो सकता है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा एनीमा क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। वाई? बिकॉज एनीमा करो दोगे तो क्या होगा? इंटेस्टाइन के मूवमेंट बनेंगे और अपेंडिक्स रप्चर होने का खतरा है। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो रहा तो सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है, सडन सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, और बोर्ड लाइक रिजिड एब्डोमेन होगा, पेरिटोनिटिस होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, तुरंत आपको सर्जरी होगा। पहले रिलीव होगा फिर सडन पेन होगा। क्लियर बच्चों? तो ये मोटा मोटा ध्यान रखना। पहला पेन मैनेजमेंट प्रायोरिटी है कोल्ड एप्लीकेशन, फिर पोजीशन राइट लेटरल विद नी फ्लेक्स टुवर्ड एब्डोमेन। तीसरा क्या? क्या चीज? एनीमा दे, और क्या दे? एनीमा नहीं दे और हॉट एप्लीकेशन ना दे, क्योंकि दोनों से इंटेस्टाइनल मूवमेंट या वेसोडाइलेशन होगा तो अपेंडिक्स रप्चर होने का खतरा है, और सर्जिकल इमरजेंसी कंडीशन है। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट, अपेंडिसाइट मरीज है तो मेन फोकस किस पे रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, असेसमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, या प्रिपरेशन फॉर सर्जरी। तो बेटा आपको पहला जो आपका डायरेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि अपेंडिक्स रप्चर होने की वजह से पेरिटोनिटिस वगैरह, एसाइट्स वगैरह,
इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे सिम्टम आती है, शोक वगैरह की स्थिति आ जाती है। इंसिजन यूज्ड फॉर अपेंडेक्टोमी कौन सा? मैकबर्नी गार्जियन इंसिजन। को डाउट है कोचर इंसिजन किसमें? कोलिसिस्टेक्टोमी के केस में। केयर इंसिजन, ये केयर इंसिजन बेटा स्प्लेनेक्टोमी के केस में। को डाउट है? याद रहेगा, स्प्लेनेक्टोमी वगैरह करते हैं। और अगर किसी को क्या है फेनेस्ट्रियल इंसिजन, किसके अंदर? LSCS में या हिस्टेक्टोमी के केस में। इसके अलावा मैकबर्नी के अलावा एक और अपेंडेक्टोमी यूज कर सकते हैं, लेंज इंसिजन। लेंज इंसिजन भी किसमें यूज करते हैं? अपेंडेक्टोमी। थोड़ा वर्टिकल लगता है, ओब्लिक टाइप में। नेक्स्ट चलेगा, ये बाकी का टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ऐसा नहीं कि क्लासें आपको अच्छी लगती तो आज ही अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराएं बेटा।